Hello everyone, welcome back to Focus Only Study YouTube channel. Today we are doing the Mahamarathon of World Geography. ठीक है, आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का महामैराथन करने वाले हैं बुक्स और कुछ नोट्स से, ठीक है, जो कि मेरे खुद के बनाए हुए हैं। हम लोग जितने भी वर्ल्ड ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं और उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और पॉइंट्स हैं उन सभी को रैपिड रिवीजन के साथ पढ़ते और समझते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग रीजनल ज्योग्राफी से शुरू करेंगे। दैट मीन्स सबसे पहले 7 कॉन्टिनेंट्स को बारी बारी से देखेंगे। कौन कौन 7 कॉन्टिनेंट्स हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशिनिया एंड अंटार्कटिका, ठीक है। तो चलिए पहले एशिया से शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एशिया का पॉलिटिकल मैप है ये स्क्रीन पे, ठीक है। क्या करना है इसे? क्या हमें याद करना है? नहीं, इसे याद नहीं करना है, इसे बस देखते रहना है और जो भी हम अभी समझाने वाले हैं और रिवीजन करवाने वाले हैं उसको इस मैप में विजुलाइज करना है, ठीक है, उसके लोकेशन को कि ये कहाँ हो सकता है। बस इस मैप का इतना ही काम है कि हमें जो भी अपने फैक्ट्स है उसको यहाँ पे विजुलाइज करके लोकेट करना है, ठीक है, अपने माइंड में। तो चलिए शुरू करते हैं। एशिया वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है। यहाँ पे करीब 1/3 ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया प्रेजेंट है, ठीक है, 1/3 भाग, और 3/5 ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब 1/3 भाग जो है वो वर्ल्ड का लैंड एरिया है एशिया में, और 5 में से 3 भाग पॉपुलेशन का पूरे वर्ल्ड का एशिया में रहता है, ठीक है। यहाँ पे हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट्स जो सरफेस ऑफ द अर्थ है उस पे वो एशिया में ही प्रेजेंट है। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन प्रेजेंट है, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज में एशिया बहुत रिच है और लेस देन 20% ऑफ लैंड जो है वो कृषि के योग्य है, यानी एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल है, ठीक है। ज्यादातर एशिया जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है और कुछ पोर्शन जो है वेस्टर्न हेमिस्फेयर में भी एक्सटेंड करता है। फिजियोग्राफिक डिविजन्स की बात करें तो 5 बेसिक डिविजन्स हैं इसके। पहला है नॉर्दर्न लोलैंड, ठीक है। दूसरा है सेंट्रल माउंटेन्स, तीसरा है सदर्न प्लेटूज, चौथा ग्रेट रिवर वैलीज और 5वां आइलैंड ग्रुप्स, ठीक है। नॉर्दर्न लोलैंड्स को कॉमन भाषा में हम लोग प्लेन्स कहते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये साइबेरियन प्लेन में लोकेटेड है, ठीक है। तो नॉर्दर्न लोलैंड जो है वो कवर करता है साइबेरियन प्लेन को, जिसका एक्सटेंशन जो है यूराल माउंटेन इन द वेस्ट से लेना रिवर इन द ईस्ट तक है, ठीक है। लेक बाइकाल डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड का, वो भी लोकेटेड है कहाँ? साइबेरिया, रशिया में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेंट्रल माउंटेन्स का। सेंट्रल माउंटेन्स के बारे में हम देख रहे हैं, यहाँ 2 डिवीजन है, ठीक है, आर्मेनियन नॉट और पामीर नॉट। अब देखो पामीर नॉट के बारे में यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। पामीर प्लेटो इज द मीटिंग प्लेस ऑफ सेवरल रेंजेस फॉर्मिंग द पामीर नॉट, ठीक है। दिस प्लेटो इज ऑल्सो नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज इट इज द हाइएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड, ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर प्लेटो है, इसीलिए इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। चेन्स ऑफ माउंटेन रेंजेस एक्सटेंड इन ऑलमोस्ट ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम हियर। यहाँ से जो है अलग अलग सभी अलग अलग दिशाओं में जो है माउंटेन रेंजेस का एक्सटेंशन है, ठीक है। जैसे कि हिंदू कुश जो है वो वेस्ट में एक्सटेंड करता है। अब देखो इसको समझने के लिए जो है यहाँ पे नीचे में छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। हिंदू कुश किधर है? पश्चिम की तरफ। टियन शान किधर है? तो नॉर्थ ईस्ट। कुनलुन माउंटेन ईस्ट में है, पूरब की तरफ। काराकोरम और हिमालयाज साउथ ईस्ट में हो गया। देखो यहाँ पे जो नीचे में दे रखा है ना, आर्मेनियन नॉट और पामीर नॉट, ठीक है। इस डायग्राम में क्या बता रहा है कि पामीर नॉट के ईस्ट में, ठीक है, क्या है, नॉर्थ ईस्ट में टियान
शान माउंटेन्स है, ठीक है। इधर जो है साउथ ईस्ट की तरफ जो है कुनलुन माउंटेन्स है, इधर वेस्ट में हिंदू कुश माउंटेन्स है, और इधर साउथ वेस्ट में जो है सुलेमान माउंटेन्स है, ठीक है। और ये जो हिंदू कुश माउंटेन्स है वो माउंट एलब्रुज से जाके मिल रहा है, ठीक है, ज्वाइन कर रहा है माउंट एलब्रुज माउंटेन्स को, ठीक है। और इधर जो सुलेमान माउंटेन्स है वो माउंट जैग्रोस को एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है, जाग्रोज में जाके मिल रहा है, इसके एक्सटेंशन में ज्वाइन कर रहा है जाके, ठीक है। तो आर्मेनियन नॉट और पामीर नॉट ये दोनों क्या है, एक ज्वाइनिंग प्लेस है ढेर सारा माउंटेन्स का, जो कि अलग अलग डायरेक्शंस में यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है, फैल रहे हैं चारों तरफ, ठीक है। जैसे कि यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग कि टू ग्रुप्स ऑफ माउंटेन रेंजेस डाइवर्स टू द वेस्ट ऑफ हिंदू कुश, द नॉर्दर्न ग्रुप फॉर्म्स द एल्बर्ज माउंटेन्स, ठीक है, एंड द सदर्न ग्रुप फॉर्म्स द जैग्रोज माउंटेन्स विच एक्सटेंड्स अलोंग द अरेबियन सी एंड ओवरलुक्स द पर्शियन गल्फ। दे इनक्लोज द प्लेटो ऑफ ईरान। अब ये दोनों जो नॉर्दर्न ग्रुप हो गया, सदर्न ग्रुप हो गया, ठीक है ना, एल्बर्ज माउंटेन्स और जैग्रोज माउंटेन्स, ये क्या इनक्लोज करता है, ईरान का पठार, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, सदर्न प्लेटोज। अब तीसरा फिजियोग्राफिक डिवीजन है सदर्न प्लेटोज, ठीक है, यानी दक्षिणी पठार। दो देख लिया, सबसे ऊपर उत्तर में कौन था, प्लेन था, साइबेरियन प्लेन, उसके मतलब केंद्र में उसके बाद कौन था, तो माउंटेन्स थे, जिसमें कि मुख्य रूप से पामीर नॉट और आर्मेनियन नॉट है। फिर है दक्षिणी पठार। दक्षिणी पठार में मुख्य रूप से 3 डिवीजन है, अरेबियन प्लेटो, ठीक है, डेक्कन प्लेटो, जिसमें कि हम लोग का इंडिया का साउथ इंडिया आ गया, ठीक है, सदर्न पार्ट आ गया, और नेक्स्ट है प्लेटो ऑफ यंगटन, ठीक है, इसके डिटेल्स में नहीं जाना है। नेक्स्ट है ग्रेट रिवर वैलीज। ग्रेट रिवर वैलीज में जो है जो भी रिवर सिस्टम्स होंगे वो हो गए, जैसे कि येंसी और लेना है, फिर है टिग्रीज और यूफ्रेट्स, ठीक है, हिमालयन रिवर्स हो गए, ठीक है, जो कि हमारा इंडिया रिवर सिस्टम को कवर करता है, जिसमें कि 3 तरह के मुख्य रूप से रिवर सिस्टम आते हैं, इंदस ड्रेनेज रिवर सिस्टम, गंगा बेसिन, और तीसरा हो गया तुमको ब्रह्मपुत्र, ठीक है, तो इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। उसके बाद चौथा हो गया कौन सा, इरावाडी, मेकोंग, सिकियांग और हुआंगहो, ठीक है, ये सब चाइना में जो है चाइना की तरफ जो है ये रिवर सिस्टम्स पाए जाते हैं, ठीक है। लास्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन है आइलैंड ग्रुप्स, जिसमें कि मुख्य रूप से 3 मेन डिवीजन है। एक हो गया जापान का आइलैंड ग्रुप्स, ठीक है, उसके बाद दूसरा है फिलीपींस, और तीसरा है इंडोनेशियन आर्चिपेलागो। यहाँ पे देख रहे हैं एशिया का फिजिकल मैप मौजूद है, ठीक है, इस पे सब कुछ मार्क्ड है, आप चाहें तो इसको जूम करके इसको पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है, और माइंड में विजुअलाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्लाइमेट ऑफ एशिया कैसा है, ठीक है, एशिया का जलवायु। अब एशिया में क्या है कि सबसे पहले तो ईस्ट वेस्ट माउंटेन बैरियर है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि यूरोप के साथ इसका ओपन जोग्राफिकल बाउंड्री है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि बहुत ही वास्ट साइज है एशिया का, जिसके कारण क्या होता है इसका जो इंटीरियर पार्ट है, एशिया का जो अंदरूनी भाग है ना, वो बहुत ही एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाता है, ठीक है। समुद्र से दूरी होने के कारण जो है तापमान में भारी गिरावट आता है, ठीक है, माइनस में इसका टेम्परेचर चला जाता है, ठीक है, तो टेम्परेचर फॉल्स बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, क्लियर। इसी कारण से क्या होता है, द एयर कॉन्ट्रैक्ट्स बिकमिंग डेंस एंड हैवी, फॉर्मिंग हाई प्रेशर एरिया अबव ओवर मंगोलिया, राइट, ठीक है। टेम्परेचर में भारी गिरावट आने से जो है हवा काफी डेंस भारी हो जाता है, जिससे क्या होता है मंगोलिया के ऊपर जो है काफी हाई प्रेशर बेल्ट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब लैंड से जो हवा बाहर की तरफ बह रही है वो काफी सूखी प्रवृत्ति की होती है, ठीक है, ड्राई इन नेचर। तो क्या होता है इससे ज्यादातर एशिया जो है वो विंटर्स के समय यानी जाड़ा के समय जो है वो रेनफॉल रिसीव नहीं करता है, ठीक है। हमारे यहाँ भी जाड़ा में बारिश होती है, बहुत कम होती है कि नहीं। अब वाइल ब्लोइंग ओवर द सी दीज विंड्स पिक अप मॉइस्चर कॉजिंग रेनफॉल इन सम एरियाज। लेकिन जब यही सूखी हवा जो है वो समुद्र के ऊपर से बहती है तो क्या होता है वो मॉइस्चर को पिकअप कर लेती है, ठीक है, नमी ले लेती है, और जिसके कारण जो है वो कहीं कहीं किसी एरियाज में बारिश कर देती है, ठीक है, रेनफॉल कॉज करती है। नेक्स्ट क्या होता है, समर में क्या होता है कि ज्यादातर एशिया बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा हवा एक्सपैंड करता है। देखो ये कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस का, कि जब भी टेम्परेचर कम रहेगा यानी मौसम ठंडा रहेगा
तो हवा जो होगा वो डेंस होकर सिकुड़ जाएगा, ठीक है। हवा क्या करेगा, एयर जो होगा वो कंट्रैक्ट करेगा और डेंस यानी भारी हो जाएगा। लेकिन अगर गर्मी है, ठीक है, गर्मी का मौसम है, तो हवा गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा और उसमें क्या होता है, हवा एक्सपैंड करेगा और हल्का हो जाएगा, ठीक है, और वहां पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। क्लियर हो गया। और जब भी हवा कॉन्ट्रैक्ट करके डेंस हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, तो वो हाई प्रेशर ये क्रिएट करेगा। क्लियर। तो यहाँ पे गर्मियों में क्या हो जाता है कि एक लो प्रेशर बन जाता है सेंट्रल एशिया के ऊपर, ठीक है, और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ साउथ एशिया में। और हमें पता है कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया में ज्यादातर क्या है, डेजर्ट्स है। हमारे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट भाग में भी तो थार डेजर्ट है ना, है कि नहीं। तो लो प्रेशर एरिया जो है वो लैंड पे क्रिएट हो गया और हाई प्रेशर एरिया जो है वो ओशंस में ऑलरेडी बना हुआ है। क्लियर। तो क्या हो गया, अब एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। क्लियर। अब क्या होगा, विंड्स, हवा कहां से कहां तक बहेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक, यानी ओशन से लैंड की तरफ हवा रश करेगी, ठीक है, भागेगी। तो इसलिए क्या होता है, ज्यादातर कंटिनेंट जो है समर्स में रेनफॉल को रिसीव करता है, ठीक है। वो ठंडी हवा जब जमीन पे आएगी तो क्या होगा, बारिश करेगी, ठीक है। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्कोयांग्स, ठीक है, वर्कोयांग्स इन द नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट से, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्टेड, हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। आ भी चुका है बहुत बार और आएगा भी फिर से, ठीक है, कि नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया का जो एक जगह है वर्कोयांग्स, ठीक है, ये जो है नॉर्दर्न यानी उत्तरी गोलार्ध का सबसे ठंडा प्लेस है, ठीक है। इट इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन दी अर्थ, इसको अर्थ पे कोल्डेस्ट प्लेस कहा जाता है, इतना ज्यादा ये जो है ये ठंडा है, ठीक है, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है, क्योंकि सर्दर्न हेमिस्फेयर में इससे भी ज्यादा ठंडा 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 मौसम जगह मौजूद है, जैसे कि अंटार्कटिका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब मौसिनराम जो मेघालय में है हमारे इंडिया में, वो वेटेस्ट प्लेस है वर्ल्ड में, ठीक है, यहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है पूरे विश्व में, ये हम सभी को पता है, ठीक है। अब चलो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की तरफ चलते हैं, ठीक है, एशिया का। अब एशिया का जो नेचुरल वेजिटेशन है ना, उसका क्लाइमेट के साथ बहुत ही क्लोज कनेक्शन है, ठीक है। जहां का जैसा क्लाइमेट वहां पर वैसा नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है, और जैसा वेजिटेशन वैसा ही वहां पे प्रेजेंट एनिमल्स थ्राइव करेंगे। क्लियर। अब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट ऑफ एशिया में क्या है, टुंड्रा बेल्ट ऑफ वेजिटेशन, ठीक है। तो वेजिटेशन में सबसे पहला नंबर किसका आता है एशिया में, टुंड्रा बेल्ट का, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट से अगर हम बात करें, एशिया का जो उत्तरी पश्चिमी इलाका है ना, वो टुंड्रा बेल्ट के कवर में है, ठीक है, उससे कवर अप है। अब ये एरिया जो है टुंड्रा बेल्ट, वो होता कैसा है, तो स्नो से पूरा कवर्ड होता है, ठीक है। आपने टीवी में भी देखा होगा, पेपर में भी देखा होगा कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे जो है सिर्फ स्नो ही स्नो नजर आता है, ठीक है। वहां पे लोग रहते भी हैं, यानी वो हैबिटेबल एरिया है और वहां पे सिर्फ स्नो ही स्नो लैंड पे नजर आता है। तो वो कौन सा बेल्ट ऑफ वेजिटेशन हो गया, वो हो गया टुंड्रा बेल्ट ऑफ वेजिटेशन, जो कि नॉर्थ वेस्ट एशिया में पाया जाता है। यहाँ पे प्रेसिपिटेशन करीब 30 सेंटीमीटर एनुअली होता है, ठीक है, यानी जो रेनफॉल होता है वो पानी के बूंद के फॉर्म में नहीं बल्कि स्नो के फॉल में होता है, ठीक है, स्नोफॉल के रूप में होता है, और ये भी करीब 30 सेंटीमीटर, ठीक है, पर ईयर एनुअल। यहाँ पे गर्मियां जो है वो काफी छोटी होती है और गर्मियां भी ठंड होती है, ठीक है। समर्स आर शॉर्ट एंड कूल, जबकि विंटर्स काफी बड़े बड़े होते हैं, लंबे लंबे होते हैं और सीवियर होते हैं, बहुत करकराती ठंड होती है। क्लियर। यानी यहाँ पे गर्मी में भी चैन नहीं, क्योंकि गर्मी में भी ठंडापन है, कूलनेस है, और विंटर्स तो सीवियर है ही, ठीक है। अब इतना ऐसा बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट है ना, तो इसके कारण क्या होगा कि प्लांट्स भी जो है वो ज्यादा हाइट अचीव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वेजिटेशन यहाँ पे मेनली कंसिस्ट ऑफ मॉसेस एंड लाइकेंस, ठीक है। मॉसेस और लाइकेंस ही वेजिटेशन के रूप में यहाँ पाए जाते हैं, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एनिमल यहाँ पे थ्राइव करते हैं वो है रीनडियर, ठीक है। ये वही रीनडियर है जो कि क्रिसमस में हम लोग कैरोल्स में गाते हैं, ठीक है, जिंगल बेल में, ठीक है।
तो ये रीनडियर जो है ये जनरली मॉसेस को फीड करते हैं, खाते हैं मॉसेस पे, तो इसीलिए ये आराम से यहाँ पे जिंदा रह लेते हैं। ठीक है, अब टू द साउथ ऑफ टुंड्रा। ठीक है, अगर हम टुंड्रा से अब दक्षिण की ओर आए तो यहाँ पे अब हमको एक अलग वेजिटेशन मिलेगा। ये है ब्रॉडर बेल्ट ऑफ कॉनिफरस फॉरेस्ट कॉल्ड टाइगा। ठीक है, सबसे ऊपर क्या हमने देखा, नॉर्थ वेस्ट रीजन में टुंड्रा बेल्ट। ठीक है, स्नो कवर्ड था टोटली। वेजिटेशन कौन से थे, मॉसेस और लाइकेंस। 30 सेंटीमीटर्स एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्नो होता था, और रीनडियर मॉस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल था। अब साउथ ऑफ द टुंड्रा में क्या है, तो टाइगा वेजिटेशन है। टाइगा वेजिटेशन बेसिकली कंसिस्ट करता है कॉनिफरस फॉरेस्ट से। कॉनिफरस फॉरेस्ट यानी निडल शेप्ड लीव्स होते हैं इसके। ठीक है, सुई की तरह इसके पत्ते होते हैं, और यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन होता है वो 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में होता है। ठीक है, वहां पे कितना था, 30 सेंटीमीटर्स एनुअल, यहाँ पे 25 से 50 सेंटीमीटर एनुअल। ठीक है, यहाँ पे विंटर सीवियर है और समर्स वार्म है। चलो यहाँ पे थोड़ी सी तो राहत है कि नहीं, कि ठंडा में तो ठंडा है ही, लेकिन गर्मियों में थोड़ी सी गर्माहट है। क्लियर। अब यहाँ पे किस तरह का वेजिटेशन पाया जाता है, तो चूंकि इवेपोरेशन बहुत कम होते हैं, ठीक है, इसीलिए थोड़ा बहुत प्रेसिपिटेशन से भी जो है थोड़े बहुत पेड़ ग्रो कर जाते हैं। तो यहाँ पे सॉफ्ट वुड ट्रीज जैसे कि पाइन, फर और स्प्रूस जो है वो पाए जाते हैं। अब ये सभी सॉफ्ट वुड ट्रीज जो है वो टिम्बर और पेपर पल्प बनाने में काम आते हैं। ठीक है, जो हम लोग बुक पढ़ रहे हैं ना, तो ये बुक पेपर से बना हुआ है। ठीक है, तो ये पेपर जो है वो इन्हीं पेड़ों में से आते हैं। ठीक है, इन सॉफ्ट वुड ट्रीज से जो है वो हम लोग अपने घर का फर्नीचर, ठीक है, इन लकड़ियों के रूप में यूज करते हैं, पेपर बनाने के रूप में यूज करते हैं, ये सब में। ठीक है, और यहाँ पे मेनली जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो है फॉक्स, सेबल, मिंक। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट बेल्ट जो कि टाइगा से साउथ है। ठीक है, अब और दक्षिण आते हैं नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग को मिलेगा टेम्परेट ग्रासलैंड्स जिसको स्टेपीज कहते हैं। ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स जिसको स्टेपीज कहते हैं। यहाँ पे क्या हालचाल है, तो विंटर्स यहाँ पे ठंडे ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे गर्मी में बहुत अच्छी राहत है। ठीक है, समर्स आर फेयरली हॉट, और एनुअल रेनफॉल कितना है बारिश, तो वही 20 से 40 सेंटीमीटर। और यहाँ पे चूंकि गर्मी अच्छी खासी है ना, तो इवेपोरेशन अच्छा खासा होगा, है कि नहीं। तो रेनफॉल होता तो है लेकिन ज्यादा तो नहीं हो रहा है, मात्र 20 से 40 सेंटीमीटर एनुअल हो रहा है। तो इसीलिए ट्रीज तो यहाँ ग्रो नहीं कर पाते, तो क्या ग्रो करेंगे, ग्रासेस। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रासलैंड्स जो है वो काफी अबंडेंटली पाए जाते हैं, और यहाँ पे घास खाने वाले जानवर जो कि एंटीलोप्स होते हैं वो भी पाए जाते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन है। अब देखो, लार्ज पार्ट ऑफ साउथ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया इज डेजर्ट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जो सेंट्रल एशिया है और जो साउथ वेस्ट एशिया है, यानी केंद्रीय एशिया और दक्षिणी पश्चिमी एशिया, यहाँ पे किस तरह का वेजिटेशन है, तो यहाँ पे डेजर्ट वेजिटेशन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप मुख्य रूप से मैप में देखेंगे तो आपको पता चलेगा अरेबियन डेजर्ट और थार डेजर्ट यहीं पे पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे डेजर्ट वेजिटेशन पाए जाते हैं। ठीक है, अब है क्या कि डेजर्ट्स भी दो तरह के हैं। ठीक है, अरेबियन डेजर्ट्स और थार डेजर्ट्स क्या है, जो कि साउथ वेस्ट एशिया में है वो हॉट डेजर्ट्स है, जबकि जो सेंट्रल एशिया में डेजर्ट्स हैं वो कैसे हैं, तो कोल्ड डेजर्ट्स हैं, गोबी डेजर्ट और तिब्बतियन डेजर्ट। ठीक है, ये कैसे हैं, कोल्ड डेजर्ट्स हैं। क्लियर हो गया, तो यहाँ डेजर्ट्स में भी वेरिएशन देखने को मिल रहा है। क्लियर। अब डेजर्ट यहाँ पे किस तरह का वेजिटेशन होगा, तो यहाँ पे ट्रीज तो होंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि मरुभूमि है, तो यहाँ पे हर्ब्स, थॉर्नी बुशेस और पुअर क्वालिटी ऑफ ग्रासेस पाए जाते हैं। और इसको खाएगा कौन, तो जो रेगिस्तान में जो एनिमल्स थ्राइव कर सकता है, सरवाइव कर सकता है, तो ये कौन हो सकते हैं, तो रेगिस्तान का जहाज किसको कहते हैं, कैमल को। ठीक है, शिप ऑफ द डेजर्ट, तो कैमल हो गया, एस हो गया, गधा, ठीक है, गजेल हो गया। ठीक है, तो ये सब यहाँ पाए जाते हैं। और याक इज फाउंड इन दी हाई प्लेटो रीजन्स, और ऊंचे ऊंचे पठार वाले रीजन्स में जो है वो याक पाए जाते हैं। ठीक है, ये काफी स्टर्डी होते हैं ना, तो ये आराम से इतने हार्श कंडीशन में भी सरवाइव कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया को। ठीक है, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया को। यहाँ पे
किस तरह के वेजिटेशन होते हैं, तो दे हैव मॉनसून फॉरेस्ट्स, ठीक है। इस एरिया में जो है वो मॉनसून फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे समर इज हॉट एंड ह्यूमिड, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। यहाँ पे गर्मी जो है वो गर्म भी है और थोड़ी आर्द्रता यानी नमी से भरी हुई है, ठीक है। हॉट भी है और ह्यूमिड भी है। ये काफी इंटरेस्टिंग है ना, कि गर्मी में गर्माहट तो है लेकिन थोड़ा सा ठंडापन का भी एहसास है, ठीक है, नमी होने के कारण। रेनफॉल यहाँ पे अच्छी खासी है, 62 टू 125 सेंटीमीटर, ठीक है, के बीच वेरी करता है। और रेनफॉल मोस्टली समर में होता है, ठीक है। ऑब्वियसली गर्मी में बारिश होगा तभी तो हल्का ठंडापन आएगा मौसम में, है कि नहीं। विंटर्स आर मोस्टली माइल्ड एंड ड्राई, ठीक है। जो ठंड का मौसम है वो कैसा है, तो ठंड में बहुत ज्यादा करकराती ठंड तो नहीं, बहुत हल्का फुल्का ठंड पड़ती है और ठंड जनरली सूखी सूखी होती है, ठीक है। मतलब यहाँ इस समय जो है बारिश नहीं ना के बराबर होती होगी, ठीक है। इसलिए विंटर्स आर मोस्टली माइल्ड एंड ड्राई। तो यहाँ पे काफी कॉन्ट्रास्टिंग टाइप ऑफ, ठीक है, क्लाइमेट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे किस तरह का वेजिटेशन पाया जाता है, तो मॉनसून फॉरेस्ट है ना, तो यहाँ पे जो है मॉनसून फॉरेस्ट में टीक, साल और सैंडलवुड, ठीक है। सैंडलवुड पता है ना, चंदन की लकड़ियां, तो ये सब पाए जाते हैं। टीक और साल के आजकल जो है वार्डरोब्स बनते हैं, ठीक है, उनके जो प्लाई यूज होते हैं ना, तो इन्हीं पेड़ के रहते हैं। तो समझ में आ गया। और यहाँ पे एनिमल कौन सा है, तो एलिफेंट्स, ठीक है। एलिफेंट्स यहाँ मॉनसून फॉरेस्ट में अच्छे खासे पाए जाते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट एशिया में क्लाइमेट इज जनरली कूलर, राइट, ठीक है। जो उत्तरी पूर्वी एशिया है वहां पे जो है जलवायु काफी ठंडक रहती है, ठीक है। क्लाइमेट इज जनरली कूलर और इसीलिए मॉनसून फॉरेस्ट गिव वे टू टेम्परेट वुडलैंड्स, ठीक है। अब मॉनसून फॉरेस्ट से जो है आगे हम लोग नॉर्थ ईस्ट में, तो हमें किस तरह का वेजिटेशन मिला, टेम्परेट वुडलैंड्स, ठीक है। देखो यहाँ दो टर्म होते हैं, ठीक है, एक ट्रॉपिकल और एक टेम्परेट। जब भी ट्रॉपिकल है तो समझ लेना कि कुछ गर्मियों की बात हो रही है, ठीक है। मतलब वहां पे जो है क्लाइमेट बहुत ही माइल्ड होगा, थोड़ा हॉट भी होगा और थोड़ा बहुत ही कोल्ड होगा। लेकिन टेम्परेट में जो है ना एक्सट्रीम कूलनेस प्रेजेंट होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा कोल्ड रहता है। टेम्परेट का मतलब ही है कि ऐसा जगह ये पाया जाएगा, इस तरह का वेजिटेशन जहाँ पे काफी कोल्ड क्लाइमेट हो, ठीक है। और ट्रॉपिकल ऐसा जगह पाया जाएगा वेजिटेशन जहाँ पे काफी वार्म और माइल्ड क्लाइमेट हो, ठीक है। तो अब आगे मॉनसून फॉरेस्ट गिव वे टू टेम्परेट वुडलैंड्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सट्रीम सदर्न पोर्शन ऑफ एशिया का, ठीक है, अगर हम एकदम दक्षिण भाग जाएं एशिया के, जो कि इक्वेटर से क्या है, क्लोजर है, मतलब इक्वेटर से नजदीक है, तो हमें किस तरह का वेजिटेशन मिलेगा, वो है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट्स। अब ये फॉरेस्ट्स काफी डेंस होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे वैरायटी ऑफ ट्रीज, प्लांट्स और बुशेस पाए जाते हैं, जिसमें से प्रमुख एनिमल्स जो हैं वो है लंगूर और बंदर। क्लियर। नेक्स्ट है, अब देखिए, अब हम डेमोग्राफी की अगर बात करें एशिया के, तो एशिया का जो पॉपुलेशन है, ठीक है, इसका लेटेस्ट जो है अपडेट आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा। और एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ये 2000, ठीक है, 2021 का डाटा है, वो 148 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर था, ठीक है। अभी हो सकता है बढ़ गया हो, चेंज हो गया हो, ठीक है। अभी इसमें क्या कह रहा है कि ओवर 59% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन बिलोंगिंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स लिव हियर, ठीक है। दुनिया का जो भी जनसंख्या है उसका 59% जो है वो एशिया में रहता है, और अलग अलग भाषाएं, अलग अलग डायलेक्ट्स जो है वो लोग बोलते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ के रिलीजियस डाइवर्सिटी की बात करें तो दुनिया का जो अप्रॉक्स जो भी रिलीजन है, ठीक है, उसमें से जो भी मेजॉरिटी रिलीजन्स है वो सभी एशिया में पाए जाते हैं, जैसे कि हिंदूज, मुस्लिम्स, ज्यूज, बुद्धिस्ट, फोक रिलीजन्स, क्रिश्चियंस, अनएफिलिएटेड रिलीजन्स, ठीक है, ये सभी पाए जाते हैं। इसका परसेंटेज देखने का कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी ये काफी पुराना डाटा है। क्लियर। अब देखो, ज्यादातर पॉपुलेशन जो है ना एशिया में वो साउथ ईस्ट एशिया में रहता है, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया में पॉपुलेशन डेंसिटी भी काफी ज्यादा हाई है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि ज्यादातर जो नॉर्थ पार्ट हो गया,
जो सेंट्रल पार्ट हो गया, ईस्टर्न पार्ट हो गया, इस सब में क्या है, या तो माउंटेन्स है, ठीक है, या तो डेजर्ट एरियाज है। तो ये सब हैबिटेबल एरिया हो गया, ठीक है, जहाँ पे मनुष्य जो है वो अच्छी तरह से सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, आसानी से रहते हैं इंसान, लेकिन काफी लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होते हैं, ठीक है, बहुत ही स्पार्स पॉपुलेशन है। तो मीडियम डेंसिटी और लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आर फाउंड इन नॉर्थ, ईस्टर्न, सेंट्रल रीजन्स, वेयर एज मोस्ट ऑफ द पीपल जो है एशिया में दे आर फाउंड इन साउथ एंड ईस्ट एशिया, राइट। अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है कि करीब 80% से भी ज्यादा जो एशिया में लोग रहते हैं वो अभी भी विलेजेस में रहते हैं, ठीक है, गांव में रहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, जापान, जहाँ पे करीब 75% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो अर्बन है, यानी शहरी इलाकों में रहते हैं। क्लियर। देखो दुनिया का जो 7 सबसे पॉपुलस मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं वो सभी एशिया में हैं। कौन कौन से हैं ये, तो अपना इंडिया का 2 हो गया, दिल्ली और मुंबई, ठीक है, जापान का टोक्यो हो गया, ठीक है, उसके बाद संघाई हो गया चाइना का, बीजिंग हो गया चाइना का, ओसाका हो गया जापान का, ठीक है। तो ये सभी हो गए जो कि दुनिया के मोस्ट पॉपुलस मेट्रोपॉलिटन एरियाज में काउंट होते हैं। नेक्स्ट, यहाँ के सॉइल रिसोर्सेज की बात करें तो हमने बताया था कि लेस देन 20% ऑफ द लैंड जो है वो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल है एशिया में। तो उसी को अगर हम फ्रैक्शन में देखें तो 1/6 ऑफ द टोटल एरिया इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। वो भी क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिवर सिस्टम्स मौजूद हैं और ये एग्रीकल्चर जो है वो नॉर्दर्न प्लेन एरियाज में किया जा सकता है और रिवर वैलीज का सपोर्ट से इरिगेशन से एग्रीकल्चर को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, उसको ग्रो किया जा सकता है। अब हम क्रॉप्स देखते हैं। एशिया में मुख्य रूप से जो क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं वो है तुमको चावल, गेहूं, मिलेट्स जिसमें कि ज्वार, बाजरा और रागी आ गया, दाल, ठीक है, ऑयल सीड्स जो भी तुमको तिलहन हो गया, ठीक है, उसके बाद चाय, कॉटन, जूट, गन्ना और रबर, ठीक है। बारी बारी से इसको हम बहुत ही शॉर्ट और रैपिड वे में डिवीजन करते हैं, ठीक है। अब राइस का जो कल्टीवेशन है, ठीक है, जो हमारा चावल की खेती होती है वो बेसिकली ऐसे एरिया में कन्फाइंड है एशिया के जो कि मॉनसून से अफेक्टेड है, ठीक है, मॉनसून से प्रभावित है। क्यों, क्योंकि चावल की खेती अगर देखा होगा आप सभी ने, धान की खेती जो होता है उसको काफी ज्यादा बारिश की जरूरत होती है, ठीक है ना। धान की रोपाई जो होती है वो बारिश के मौसम में ही होती है, खासकर जिसमें कि खेतों में बहुत ज्यादा जब पानी लगा रहता है तभी जाके जो है उसकी जो है उसके पौधे को क्या होता है, उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है, उसको रोपा जाता है। तो इट रिक्वायर्स वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है। तो राइस के कल्टीवेशन को किस तरह की जलवायु की जरूरत है, तो थोड़ी सी गर्माहट और नमी की, ठीक है। कौन कौन मेजर प्रोड्यूसर्स हैं राइस के, तो हमारा भारत तो है ही, पड़ोसी चाइना भी है, ठीक है, फिर बांग्लादेश भी है और जापान और साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है। अब व्हीट की बात करें, गेहूं की, तो गेहूं जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट पार्ट्स में, ठीक है, ठीक है, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट पार्ट्स में। इसका कौन कौन से एग्जांपल्स हो गया, तो ये हो गया हमारा नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है, हमारा जो उत्तरी भारत है ना, पता है ना कि यूपी जो है अच्छा खासा गेहूं का प्रोड्यूसर्स है, ठीक है, उधर वेस्ट बंगाल भी अच्छा खासा गेहूं का प्रोड्यूसर्स है, हमारे बिहार में तो होता ही है, इधर पंजाब वाला एरिया हो गया, पंजाब हरियाणा ये सब में, ठीक है, व्हीट का ये सब क्या है मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। तो नॉर्दर्न इंडिया हो गया, फिर चाइना है, फिर हमारा इधर नॉर्थ में पाकिस्तान हो गया, ठीक है, उसके बाद वेस्ट साइबेरिया हो गया और कजाकिस्तान हो गया, ठीक है। और जो भी कुछ कंट्रीज साउथ वेस्ट एशिया का है तो वो सभी व्हीट के मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, क्योंकि व्हीट का जो गेहूं की जो खेती होती है ना वो उसको टेम्परेट पार्ट्स में होते हैं, ठीक है, मतलब उसको थोड़ा ठंडापन की जरूरत है, ठीक है, जबकि धान की खेती को गर्माहट और बस थोड़ी बहुत नमी की जरूरत थी, ठीक है। अब नेक्स्ट है कोर्स ग्रेन्स। कोर्स ग्रेन्स में हमारे मिलेट्स आते हैं, ठीक है, मिलेट्स एक कलेक्टिव टर्म है जिसमें कि ज्वार, बाजरा और रागी आता है, ठीक है। रागी किसको कहते हैं पता है, मड़ुआ को, ठीक है, मड़ुआ का रोटी अगर आप लोगों ने खाया होगा तो आपको पता होगा, ब्लैक कलर का रोटी बनती है, ठीक है, मड़ुआ, ठीक है, जितिया में इसका यूज होता है। नेक्स्ट ये जो है ये सभी कोर्स ग्रेन्स जो है वो कहाँ ग्रो किया जाता है, तो सेमी एरिड रीजन्स में, ठीक है, सेमी एरिड रीजन्स में, मतलब कि पूरी तरह से मरुभूमि ना हो, डेजर्ट नहीं हो, लेकिन थोड़ा बहुत वहां पे एरिड रीजन्स होने चाहिए, ठीक है, मतलब इसको इन ग्रेन्स को, इन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब थोड़ी बहुत जो है आगे रेगिस्तान वाला
जलवायु भी मौजूद है तो ये आराम से ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं गन्ना। ठीक है, अब गन्ना की खेती के लिए जो है हॉट और मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, यानी गर्म और नमी, बिल्कुल किस तरह, धान के तरह। क्लियर? ठीक है, गर्माहट और नमी चाहिए। ठीक है, गन्ना की खेती के लिए, और वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल चाहिए, मतलब अच्छी खासी उपजाऊ मिट्टी चाहिए। ठीक है, कहाँ कहाँ पाया जाता है गन्ना की खेती? तो ये जो है हमारे भारत में, चाइना में, पड़ोसी पाकिस्तान, ये सब में तो होता ही है। और नीचे में अगर हम जाए, मतलब साउथ में, इधर साउथ ईस्ट की तरफ, तो थाईलैंड और इंडोनेशिया में भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है चाय। ठीक है, अब ये चाय की खेती के लिए वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट की ही जरूरत है। ठीक है, जिस तरह से भी गन्ना और धान को जरूरत था। ठीक है, मतलब गर्माहट और नमी की जरूरत है, और इसके लिए भी वेल ड्रेन फर्टाइल हिल स्लोप्स की जरूरत है। शुगर केन क्या था? शुगर केन को भी बिल्कुल ऐसे ही क्लाइमेट की जरूरत थी, हॉट, मॉइस्ट, वेल ड्रेन, फर्टाइल, लेकिन ये प्लेन एरियाज में ग्रो करता है, जबकि चाय जो है, टी की खेती जो है वो वेल ड्रेन्ड फर्टाइल हिल स्लोप्स, ठीक है, मतलब पहाड़ की जो स्लोपिंग्स होती है वहां पे चाय की खेती होती है। ठीक है, इसीलिए तो आसाम में चाय की खेती, आसाम हो गया, अब तो कर्नाटक भी बहुत ही फेमस हो गया है। ठीक है, चाय की खेती के लिए, तो ये इस सब में आराम से चाय ग्रो किया जा सकता है। क्या हम लोग बिहार में कर सकते हैं? नहीं, क्यों? यहाँ पे ज्यादातर प्लेन एरियाज है और प्लेटू एरिया है। वेस्ट बंगाल में क्यों होता है? क्योंकि वहाँ दार्जिलिंग है। ठीक है, दार्जिलिंग हिली एरियाज है। क्लियर? ठीक है, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि इंडिया जो है वो मेजर प्रोड्यूसर नहीं है चाय का। ठीक है, मेजर प्रोड्यूसर्स कौन कौन है? तो हमारा जो दक्षिण का पड़ोसी है श्रीलंका, वहां पे है, वहां पे होता है मेजर प्रोड्यूसर। ठीक है, मेजर प्रोड्यूस करता है टी को। फिर चाइना हो गया, जापान हो गया, इंडोनेशिया हो गया। ठीक है, ये सभी मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ टी है। नेक्स्ट है कॉटन और जूट। कॉटन और जूट जो है वो दो इंपॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप्स है जिससे कि हमें फाइबर मिलता है। ठीक है, कॉटन जो है ये ग्रो करता है ड्राई क्लाइमेट में। ठीक है, इसको सूखी जलवायु चाहिए कॉटन को, रुई एग्जैक्टली। और इसका मेजर प्रोड्यूसर्स कौन कौन सा है? चाइना और सेंट्रल एशिया के कंट्रीज। सेंट्रल एशिया में कौन कौन से कंट्रीज आ गए? तो जो भी मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज हैं, जैसे कि ताजिकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया। क्लियर? ये सभी मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। और इंडिया और पाकिस्तान भी मेजर प्रोड्यूसर है कॉटन और जूट के लिए। ठीक है, इंडिया में जूट कहाँ होता है? पता होगा ना, वेस्ट बंगाल, और बहुत ही फेमस है। और हमारा वेस्ट बंगाल से जो कटा हुआ पोर्शन जो बांग्लादेश में गया है वो भी मेजर जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ, और जूट को ग्रो करने के लिए किस तरह का सॉइल चाहिए? तो फर्टाइल सॉइल चाहिए, और ये बेसिकली डेल्टा रीजन्स में ग्रो करता है। तो जूट इज ग्रोन इन फर्टाइल सॉइल ऑफ द फ्लड प्लेन्स इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा रीजन्स में जूट की खेती की जाती है, इसीलिए जो है वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पे इसकी खेती बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, एंड इट नीड्स हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन। ठीक है, इसको अच्छे खासे हाई टेम्परेचर की जरूरत होता है, मतलब ये ठंड में ग्रो नहीं कर सकता है। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, मतलब गर्मी की जरूरत होती है। जूट से क्या बनता है? बोरियां। ठीक है, दूसरा कमर्शियल क्रॉप जो एशिया का बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रबर। ठीक है, रबर कहाँ कहाँ ग्रो होता है? इंडिया में, थाईलैंड में, हमारा जो भी तुम इधर आ जाओ, साउथ ईस्ट आ जाओ, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया। ठीक है, ऊपर में चाइना हो गया, नीचे में श्रीलंका हो गया। ठीक है, तो ये सभी जो है वो मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ रबर है। क्लियर? थाईलैंड हालांकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है रबर के लिए। फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ एशिया का बात करें तो यहाँ 3 तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, मॉनसून फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड कॉनिफरस फॉरेस्ट। मॉनसून फॉरेस्ट जो है इसको मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो है मोस्टली गंगा बेसिन में, उसके बाद म्यांमार, थाईलैंड और लाओस के एरियाज में पाए जाते हैं। क्लियर? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट नाम से ही क्लियर है, जो इक्वेटर के आसपास पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया और बहुत सारे आइलैंड ग्रुप्स। ठीक है, उसके बाद हो गया तीसरा कैटेगरी कॉनिफरस फॉरेस्ट, जो कि टेम्परेट रीजन्स, ठीक है, टेम्परेट रीजन्स में पाए जाते हैं, जैसे रशिया हो गया, जापान हो गया, हमारा इंडिया का हिमालयन रीजन्स हो गया। ठीक है, वहां पे ये पहाड़ी इलाकों में कॉनिफरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट, मिनरल रिसोर्सेज। अब एशिया में जो है अलग अलग तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। इससे पहला अगर हम देखें आयरन की बात करें तो आयरन जो है
इंडिया में तो पाए जाते हैं, हमारे पड़ोसी चाइना में भी पाए जाते हैं, और रशिया और अजरबैजान में भी पाए जाते हैं। क्लियर। माइका और बॉक्साइट मेनली इंडिया में पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। अब देखो रैंकिंग वेरी कर सकता है फ्रॉम ईयर टू ईयर। ठीक है, कौन सा फर्स्ट रैंक पे है, कौन सा सेकंड रैंक पे है, कौन सा कंट्री, लेकिन ये सब एरियाज है, ये वेरी नहीं करेगा। ये सब क्या है, माइका और बॉक्साइट डिपॉजिट्स जो है वो मेनली इंडिया में पाए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, मलेशिया जो है वो टिन का बहुत अच्छा सोर्स है। ठीक है। कोल डिपॉजिट्स जो है हमारे इंडिया में, चाइना में और रशिया में अच्छे खासे पाए जाते हैं। मिनरल ऑयल जो है वो सेंट्रल, साउथ वेस्ट और साउथ एशिया में बहुत एबंडेंटली पाए जाते हैं। ठीक है, मिनरल ऑयल जिसमें कि ऑयल और नेचुरल गैस दोनों ही आ गए। क्लियर है। आइए अब मेजर कंट्रीज ऑफ एशिया देखते हैं। क्लियर। पहला है पाकिस्तान। इसको बहुत ही शॉर्ट में करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही केवल फोकस करेंगे। क्लियर। पाकिस्तान जो है वो 4 प्रोविंसेस से बना है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा जिसको NWFP भी कहते हैं, नेक्स्ट पंजाब और चौथा सिंध। ठीक है। इसका कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद, सबको पता है। ठीक है। बलूचिस्तान और NWFP जो है वो प्रोविंशियली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरियाज है। ठीक है, ये सभी आदिवासी इलाके हैं जिसको कि प्रोविंशियली एडमिनिस्टर्ड मतलब इसके एडमिनिस्टर्ड किया जाता है। ठीक है, मतलब इसके प्रशासक होते हैं। जबकि जो आजाद कश्मीर है और POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है जिसमें गिलगित बल्तिस्तान आता है, ठीक है, वो ऑटोनोमस यूनिट है, मतलब सेल्फ गवर्निंग है। क्लियर है। सबसे बड़ा प्रोविंस कौन सा है, बालूचिस्तान। ठीक है, जिसका राजधानी क्या है, क्वेटा। ठीक है, और यहाँ पे कौन से एथनिक ग्रुप्स पाए जाते हैं, तो बलोच और पश्तून्स। क्लियर। यहाँ पे बालूचिस्तान का पठार फेमस है और 3 माउंटेन रेंजेस, कौन कौन सा, किरथार, सुलेमान और हिंदू कुश। ठीक है, ये फेमस माउंटेन रेंजेस है पाकिस्तान के। 2 इंपॉर्टेंट पासेस हैं। पहला है खैबर पास जो कि हिंदू कुश में है, और दूसरा है बोलान पास किरथार में। ठीक है, किरथार माउंटेन में। इंडस रिवर बेसिन जो है वो ईस्ट में फ्लो करता है। ठीक है, जो कि स्ट्रेच कहां से कहां तक करता है, पोटवार प्लेटो इन द नॉर्थ से अरेबियन सी इन द साउथ। ठीक है, ये पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप है, कोई जरूरी नहीं है देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इंडस जो है, इंडस नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। पाकिस्तान में ये जो है झेलम, चेनाब, रावी और सतलज से ईस्ट के तरफ से ज्वाइन होती है, और रिवर काबुल से भी ज्वाइन होती है वेस्ट के तरफ से। ठीक है, तो पूरब में झेलम, चेनाब, रावी और सतलुज जो है इंडस नदी में आके मिलती है, जबकि पश्चिम से अफगानिस्तान की तरफ से रिवर काबुल आके इंडस में मिलती है। ठीक है, और जब ये और नीचे पहुंचता है तो ये जो है इंडस नदी जो है वो थार मरुभूमि से भी होकर गुजरता है। ठीक है, और बाद में एक डेल्टा बना के अरेबियन सी में ड्रेन हो जाता है। ठीक है, मिल जाता है। यहाँ के क्लाइमेट की बात किया जाए तो काफी गर्मी पड़ती है यहाँ। ठीक है, हॉट और ड्राई सीजन होता है। एवरेज रेनफॉल 50 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, यहाँ का चेस्टनट दैट इज अखरोट बहुत ही फेमस है, और ब्रॉड लीव एवरग्रीन ओक ट्री जो है वो बहुत ही फेमस है। क्लियर। नेक्स्ट, उर्दू जो है वो नेशनल लैंग्वेज है यहाँ का। पंजाबी, सिंधी, पश्तून और बालूची ये अदर इंपॉर्टेंट रीजनल लैंग्वेज है। ठीक है, आइए नेपाल देखते हैं। ठीक है, नेपाल का ये पॉलिटिकल मैप दिख रहा है, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देखें। नेपाल को जो है इंडिया बॉर्डर करता है 3 साइड से, पश्चिम, पूरब और दक्षिण, और नॉर्थ में चाइना ने नेपाल को घेर रखा है। क्लियर, बॉर्डर कर दिया है, मतलब वो उसका बॉर्डर जो है वो इससे सटा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट फिजिकल फीचर्स देखते हैं। तो नेपाल एक माउंटेनियस कंट्री है, पता है आए दिन वहां पे लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं। अब उसका जो सदर्न मोस्ट पार्ट है, ठीक है, जो उसका सबसे दक्षिण भाग है, वो एक लो लाइंग प्लेन है जिसको तराई कहा जाता है। ठीक है, और ये नेपाल का तराई जो है बहुत ही फेमस है किस चीज के लिए, रेनी सीजन में अक्सर यहाँ पे बाढ़ आते रहता है। क्लियर, और ये जो है मार्शी एरिया है जो कि फॉरेस्ट से कवर्ड है। मार्शी मतलब दलदली एरिया है। नॉर्दर्न पार्ट जो है इसका वो हिमालयन रेंजेस से डोमिनेटेड है। ठीक है, हमें पता है कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में लोकेटेड है। ठीक है, इसकी हाइट हमने पढ़ी है 8848 मीटर। ठीक है, 8848 मीटर, जिसको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है नेपाल में। और
यहाँ पे कुछ स्मॉल वैलीज भी पाए जाते हैं जिसको काठमांडू और पोखरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो काठमांडू और पोखरा क्या है, ये घाटियां हैं। ठीक है, नेपाल की घाटियां जो कि सेंट्रल पार्ट में लोकेटेड है। नेक्स्ट, इसके क्लाइमेट की बात करें तो इसका जो जलवायु है, ठीक है, वो किस तरीके का है, तो 2 तरीके का है। तराई रीजन में कुछ और है और हिमालय रीजन में कुछ और है। ठीक है, तराई रीजन में क्लाइमेट कैसा है, वार्म एंड ह्यूमिड। ठीक है, गर्म और नमी। और हिमालय रीजन में मतलब नॉर्थ पार्ट में क्या है, तो काफी कोल्ड क्लाइमेट है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो काफी लो रहता है। तो काठमांडू वैली में जो है क्लाइमेट काफी गर्म है। ठीक है, समर्स में, और ठंडी में काफी ठंडा है, गर्मी में गर्मी है काठमांडू घाटी में। ठीक है, लेकिन अगर हम नॉर्थ की तरफ जाएं हिमालयन स्लोप्स पे तो टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे कोल्डर क्लाइमेट्स होते हैं। ठीक है, और तेराई में किस तरह का वेजिटेशन था, तो डेसिडियस फॉरेस्ट। क्लियर हो गया, तो 2 तरह का हो गया ना, तेराई में डेसिडियस फॉरेस्ट और हिमालय में नॉर्थ के तरफ टेम्परेट फॉरेस्ट। लोअर स्लोप्स पे किस तरह के ट्रीज पाए जाते हैं, पाइन और ओक ट्री काफी कॉमन है। पाइन, ओक, फर और बर्च। क्लियर, फर और बर्च जो है वो हाई एल्टीट्यूड्स पे पाए जाते हैं। ठीक है, और पाइन और ओक जो है वो लोअर स्लोप्स पे पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो फॉरेस्ट्स हैं वो मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, क्यों? क्योंकि नेपाल में जो है वो एग्रीकल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है और कृषि करने के लिए हमें लकड़ियों की आवश्यकता है। ठीक है, और लकड़ियां जलावन के रूप में भी काम आती है। ठीक है, फ्यूल वुड के रूप में। और एग्रीकल्चर जो है यहाँ पे बहुत ही अंडर डेवलप्ड है, बिल्कुल ही विकसित नहीं है। बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप, सबसिस्टेंट टाइप एग्रीकल्चर यहाँ पे किया जाता है नेपाल में। ठीक है, बस गुजारा हो जाए उतना ही से जो है कृषि उसी योग्य जो है वो खेती किया जाता है। क्लियर, अभी पिछले कुछ सालों में बॉर्डर डिस्प्यूट रहा है। ठीक है, नेपाल और इंडिया के बीच में। क्यों? क्योंकि नेपाल का कैबिनेट जो है उसने एक नया पॉलिटिकल मैप जारी किया था जिसमें कि उसने इंडिया के कुछ पोर्शंस को अपने मैप में शो किया। जैसे कि इंडिया का जो उत्तराखंड पोर्शन है उसका काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक को अपने मैप में शो करा था, और बिहार का एक सुस्ता रीजन है, ठीक है, उसको भी अपने मैप में शो कर दिया था। ठीक है, कि ये नेपाल का टेरिटरी है, ना कि इंडिया का। नेपाल में प्रिंसिपल क्रॉप्स क्या क्या है, क्या क्या मुख्य रूप से पाए जाते हैं, तो गन्ना, तिलहन, तंबाकू, आलू और जूट। ठीक है, ये मैंने कहा एग्रीकल्चर काफी अंडर डेवलप्ड है। यहाँ पे इंडस्ट्री ना के बराबर है, बहुत ही लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है नेपाल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी ना के बराबर है। ठीक है, ना ही अच्छा सा रोड है, ना ही पावर सप्लाई है, ना ही स्किल लेबर है। ठीक है, ना ही एक अच्छा ट्रांसपोर्ट है, ना ही हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक जनरेशन है। हालांकि नेपाल के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है क्योंकि वहां पे पानी की कोई कमी नहीं है। ठीक है, इसीलिए पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन डेवलपमेंट उस हिसाब से हो नहीं रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अभी भी 60% से ज्यादा जनसंख्या जो है अभी ट्रेडिशनल कॉटेज इंडस्ट्री पे ही डिपेंडेंट है, छोटे मोटे लघु उद्योग पे। ठीक है, यहाँ का मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री क्या है, तो टूरिज्म। ठीक है, लोग घूमने जाते हैं, अक्सर काठमांडू वैली देखने जाते हैं, पोखरा वैली देखने जाते हैं। ठीक है, तो इसी से इस देश को इनकम आता है। एथनिक डाइवर्सिटी में क्या क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है तिब्बतो नेपालीज ग्रुप्स बहुत पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें कि तमांग हो गया, राई हो गया, लिम्बू हो गया, भूटिया हो गया। ठीक है, भूटिया तो आप लोग सुने ही होंगे, जो कि नॉर्थ और ईस्ट में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, भूटिया ट्राइब्स के नाम से। मगर हो गया, गुरुंग हो गया। ठीक है, नेवार और थारूस भी पाए जाते हैं काठमांडू वैली में, घाटी में। ठीक है, ये सभी ट्राइबल एथनिक ग्रुप्स हैं। नेक्स्ट आते हैं भूटान पे। अब भूटान जो है वो लैंड लॉक्ड कंट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ये PYQ क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं इसका बॉर्डरिंग कंट्रीज क्या क्या है। तो चाइना है, इंडिया है। ठीक है, चाइना में बेसिकली तिब्बत जो है भूटान को घेरे हुए है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में, जबकि वेस्ट में, साउथ और ईस्ट में जो है मतलब पूरा पश्चिम और दक्षिण से इंडिया ने घेरे हुए है, और उत्तर और उत्तरी पश्चिम से जो है चाइना ने घेरा हुआ है। क्लियर, बेचारा भूटान। ये देखिए भूटान का पॉलिटिकल मैप है। ठीक है, और भूटान का जो साइज है, ठीक है, इस कंट्री का जो साइज है हरियाणा से थोड़ा ज्यादा, पंजाब से थोड़ा कम। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा देश है जो कि हरियाणा से थोड़ा बड़ा है साइज में, पंजाब से थोड़ा कम है, तो क्या होगा आंसर, भूटान। ठीक है, नेक्स्ट फिजिकल फीचर्स की बात करें तो भूटान जो है वो पूरी तरह से माउंटेनियस है। ठीक है, इंटायरली माउंटेनियस है, चारों तरफ से माउंटेन से घिरा हुआ है।
इसका टेरेन जो है वो मोस्ट रग्ड टोपोग्राफी इन द वर्ल्ड है। ठीक है, ये एक ऐसा कंट्री है भूटान जो कि इंटायरली लैंडलॉक्ड है और इंटायरली माउंटेनियस है और बहुत ही फिजिकल ज्योग्राफी में द्वार्स के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यही द्वार्स जो है भूटान में प्रेजेंट है, जहां पे फ्लैट लैंड, लो लाइंग प्लेन एरियाज पाए जाते हैं। क्लियर। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स जो भूटान के हैं वो है मानस, वोंगछू और तोरसा। ठीक है, यहाँ पे 3 क्लाइमेटिक जोन्स हैं। ठीक है, पहला सदर्न बेल्ट में ह्यूमिड और हॉट क्लाइमेट पाए जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एवरेज हाइट जो है वो 1500 मीटर है और रेनफॉल जो है वो 250 से 500 सेंटीमीटर के बीच में रेंज करता है। टेम्परेचर 15 से 30 डिग्री के बीच में है। ठीक है, दूसरा जो इनर हिमालयन रीजन है जिसका हाइट और ज्यादा है, तो इसके पास जो है कूल और टेम्परेट क्लाइमेट है। और जो हाई नॉर्दर्न रीजन है, ठीक है, जो एकदम एक्सट्रीम माउंटेन एरियाज है, ठीक है, तो उसमें एल्पाइन क्लाइमेट पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका टेम्परेचर, और ये याद करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, रेनफॉल। अब भूटान ने जो है इंडिया की मदद से कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शुरू किया है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में सफल रहा है। ठीक है, और तो और उसने गेडू में, ठीक है, गेडू यहाँ का एक जगह का नाम है, जहाँ गेडू में जो है 2 फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस लगाया है जिसमें कि प्लाईवुड और बोर्ड्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, जिस प्लाईवुड से हम लोग घर में वार्डरोब्स बनता है। क्लियर। अब भूटान के पास जो है कुछ मिनरल डिपॉजिट्स भी प्रेजेंट है लाइमस्टोन के फॉर्म में। ठीक है, भूटान में कल्टीवेबल लैंड बहुत लिमिटेड है, बहुत ही सीमित है। क्यों? क्योंकि ये इंटायरली माउंटेनियस रीजन है। ठीक है, नियरली 90% ऑफ द पीपल जो है अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है और यहाँ पे एग्रीकल्चर नेपाल की तरह ही बहुत ही सबसिस्टेंट और ट्रेडिशनल टाइप है। यहाँ पे ज्यादातर फार्मलैंड जो है वो वुमेन यानी औरतों के द्वारा ओन किया जाता है। ठीक है, चलाया जाता है। आइए अब म्यांमार को देखते हैं। ठीक है, म्यांमार को पहले फॉर्मली जो है बर्मा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये इंडिया और बांग्लादेश के पूरब में स्थित है। ठीक है, और चाइना के साउथ वेस्ट में। ठीक है, इसको जो है बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी घेरे हुए है। म्यांमार का राजधानी नेपिताओ। ठीक है, इसका सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट सिटी आफ्टर नेपिताओ कौन सा है? मैंडले। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट म्यांमार का है हकाकाबो राजी। क्लियर। अब ये जो है बांग्लादेश और थाईलैंड के बीच में सिचुएटेड है। नॉर्थ में इसको चाइना घेरे हुए है। ठीक है, इंडिया जो है नॉर्थ वेस्ट में है। बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी इसका कोस्ट लाइन है। क्लियर। अब चाइना और म्यांमार का बॉर्डर जो है वो हैंगडुएन शैन माउंटेन्स बनाता है। म्यांमार के पास 2 इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं, इरावदी और सालविन रिवर्स के नाम से, जो कि सेंट्रल लोलैंड में पाया जाता है। ठीक है, म्यांमार का क्लाइमेट कैसा है? मॉनसूनल क्लाइमेट है। ठीक है, मॉनसूनल क्लाइमेट किस तरीके का होता है? तो देखो, इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, पहला कूल ड्राई नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है जो कि अक्टूबर से मिड फरवरी के बीच में होता है। ठीक है, जो कि बेसिकली ठंडा समय होता है। ठीक है, वो ठंडा समय जो होता है एकदम जाड़े का समय होता है ना, अक्टूबर से फरवरी के बीच में। तो उसमें क्या होता है? बहुत ही कूल और ड्राई क्लाइमेट होता है। उसके बाद मिड फरवरी से मिड मई तक हॉट ड्राई क्लाइमेट होता है। ठीक है, मतलब काफी सूखा और गर्म, ठीक है, जलवायु होता है। फिर मिड मई से लेट अक्टूबर के बीच में रेनी साउथ वेस्ट मानसून होता है। ठीक है, बरसात का समय होता है। ठीक है, तो बिल्कुल इंडिया के रूप में आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, जैसे हमारे भारत में होता है ना, उसी तरह से ये हमारे भारत में भी क्या है? मॉनसूनल क्लाइमेट है। एग्जैक्टली ऐसा ही क्लाइमेट जो है म्यांमार में भी पाया जाता है। ठीक है, करीब 50% से भी ज्यादा कृषि का खेती जो है ना वो धान को डेडिकेटेड है। ठीक है, तो अबाउट 50% ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड इन म्यांमार इज डिवोटेड टू राइस कल्टीवेशन। धान की खेती यहाँ बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, एग्रीकल्चर जोन्स क्या क्या है उतना कोई खास नहीं है, कोई जरूरत नहीं है देखने का। बस ये देखना है कि यहाँ डेल्टिक जोन भी है, इरिगेटेड जोन भी है और हिल और प्लेटो रीजन भी है। ठीक है ना। नेक्स्ट, म्यांमार जो है कुछ मिनरल्स में काफी रिच है, जैसे कि यहाँ पे मेटल ओर्स पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ धातुएं पाए जाते हैं, पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, नेचुरल गैस पाए जाते हैं। अब आइए बांग्लादेश को देखते हैं। ठीक है, ये रहा बांग्लादेश का पॉलिटिकल मैप। ठीक है,
इंडिया और बांग्लादेश जो है वो करीब 54 कॉमन रिवर्स को शेयर करते हैं, ठीक है। और बांग्लादेश इंपोर्ट करता है करीब 1160 मेगावाट ऑफ पावर फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो बिजली उधार लेता है कौन? बांग्लादेश। कहाँ से? इंडिया से। उधार नहीं कह सकते क्योंकि ये इंपोर्ट कर रहा है ना, पैसा दे के खरीदता है, ठीक है। मतलब ये आयात करता है अपने देश में, ठीक है। बांग्लादेश कहाँ लोकेटेड है? तो साउथ सेंट्रल एशिया में, क्लियर। और इसका लोकेशन कहाँ है? तो डेल्टा पे। किसके डेल्टा पे? पद्मा नदी के डेल्टा पे, ठीक है। अब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी जहां मिलता है वहां पे एक ह्यूज डेल्टा का फॉर्मेशन होता है और इसी डेल्टा को अब बांग्लादेश के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, भासन चार या चारपिया इज एन आइलैंड एट द माउथ ऑफ पद्मा मेघना ड्रेंज, ठीक है, ड्रेनेज विच इज अ सेटलमेंट रीजन फॉर रोहिंग्या रेफ्यूजी, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि भासन चार या चारपिया नाम का ये एक आइलैंड है, एक द्वीप है जो कि पद्मा मेघना ड्रेनेज के माउथ पे पाया जाता है। पद्मा किसका नाम है? जो गंगा नदी है ना हम लोग को, उसी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। और मेघना क्या हुआ? तो जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी आपस में आके मिलती है तो जो कॉमन नदी बन गए ना दोनों मिलके, तो उसी को मेघना नदी के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? तो वही कह रहा है कि जहां पद्मा और मेघना का ड्रेनेज बेसिन है, ठीक है, इन दोनों रिवर्स के मिलने से जो ड्रेनेज बेसिन बना है वहां पे एक आइलैंड है, ठीक है। उसी के माउथ पे एक आइलैंड सिचुएटेड है, इसका नाम है चारपिया या भासन चार, क्लियर। और यहीं पे रोहिंग्या रिफ्यूजीज, ठीक है, जो कि काफी न्यूज में थे पिछले 3-4 सालों में, ठीक है। रोहिंग्या रिफ्यूजीज फ्रॉम म्यांमार, आप लोगों ने काफी अक्सर करंट अफेयर्स में न्यूज देखा होगा। ये जो रोहिंग्या मुस्लिम्स थे, ठीक है, जो कि इंडिजिनियस ट्राइब्स थे, बांग्लादेश से आए थे, ठीक है। तो ये रोहिंग्या रिफ्यूजीज जो थे वो, ठीक है, म्यांमार के रैखीन प्रोविंस में रहा करते थे। लेकिन जब वो भाग के आए तब उसके लिए गवर्नमेंट सरकार ने कहा कि ठीक है, इन रोहिंग्या रिफ्यूजीज को एक जगह दे दिया जाए जहां पे ये लोग सेटल हो सके। उसी जगह का नाम है ये चारपिया आइलैंड, ठीक है। चारपिया आइलैंड में कहा गया है कि रोहिंग्या रिफ्यूज को सेटल कराया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है बांग्लादेश जो है उसका बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन है? तो बांग्लादेश जो है वो इंडिया से घिरा हुआ है, ठीक है। इंडिया में कौन कौन से स्टेट से घिरा हुआ है? तो वेस्ट बंगाल से घिरा हुआ है, ठीक है, पश्चिम और उत्तर की तरफ से, पूरी तरह से उत्तर की तरफ से जो है, नॉर्थ की तरफ से आसाम से है घिरा हुआ, मेघालय से है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट से त्रिपुरा और मिजोरम से ईस्ट की तरफ से है, ठीक है। और जो इसका सदर्न पार्ट है बांग्लादेश का वो बे ऑफ बंगाल में खुलता है, ठीक है। अब बांग्लादेश जो है उसमें क्या है, सुंदरबंस भरे पड़े हैं, ठीक है। सुंदरबंस क्या है? तो सुंदरबंस फॉरेस्ट है, मार्शी डेल्टिक फॉरेस्ट, ठीक है, दलदली फॉरेस्ट है जो कि सुंदरबन डेल्टा पे लोकेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर्स बहुत फेमस है, ठीक है। बांग्लादेश का ड्रेनेज सिस्टम इंपॉर्टेंट है। देखिए इस बांग्लादेश के ड्रेनेज सिस्टम को 4 भागों में विभाजित किया हुआ है, ठीक है, डिवाइडेड है। पहला है पद्मा मेघना, जहां पे वही चारपिया या भासन चार आइलैंड था, ठीक है। नेक्स्ट है जमुना, ठीक है, जमुना ड्रेनेज बेसिन जो है वो ब्रह्मपुत्रा को कहते हैं, ठीक है, मैंने कहा था ना। फिर तीसरा है नॉर्थ बंगाल रिवर्स, ठीक है। और चौथा है रिवर्स ऑफ चित्तगोंग। हिस्ट्री में आप सभी ने चित्तगोंग आर्मरी रेड मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है, या पढ़ना है जो भी है, ठीक है। तो ये चित्तगोंग जो है वो कहाँ सिचुएटेड है? बांग्लादेश में, ठीक है। बांग्लादेश हाईकोर्ट ने हाल फिलहाल में जो है बांग्लादेश के नदियों को स्टेटस ऑफ लिविंग एंटिटीज घोषित किया है, ठीक है। मतलब ये लोग जो है मतलब ये सभी रिवर्स जो है वो लिविंग एंटिटीज के जीवित प्राणी के श्रेणी में आएंगे, ठीक है। और ऐसा करने वाला बांग्लादेश पहला कंट्री नहीं बल्कि चौथा कंट्री है आफ्टर कोलंबिया, इंडिया और न्यूजीलैंड, क्लियर। बांग्लादेश का जलवायु कैसा है? बिल्कुल नेपाल और भूटान की तरह, ठीक है, मॉनसूनल टाइप, क्लियर है। सॉरी, भूटान नहीं, और नेपाल की तरह। बांग्लादेश का वेजिटेशन कैसा है? तो इसके वेजिटेशन एरियाज को जो है 3 भागों में डिवाइडेड किया गया है, ठीक है। ईस्टर्न जोन, सेंट्रल जोन एंड सदर्न जोन। ईस्टर्न जोन में जो है सिलहट और चित्तगोंग आ गया, ठीक है, रीजन, ये क्षेत्र आ गया।
सेंट्रल जोन में ढाका आ गया, सदर्न जोन में बे ऑफ बंगाल वाला पोर्शन आ गया। क्लियर है। और यहाँ पे जो है किस तरह का वेजिटेशन पाया जाता है, तो जनरली जो भी फ्रूट ट्रीज हैं, ठीक है, फलों के पेड़, वो बहुत पाए जाते हैं बांग्लादेश में, जैसे कि मैंगो आम का हो गया, जैक फ्रूट कटहल हो गया, बैम्बू बांस हो गया, चेस्टनट ये हो गया, अखरोट हो गया, कोकोनट नारियल हो गया, और डेट पाम खजूर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट है श्रीलंका। श्रीलंका को ऑफिशियली श्रीलंका प्रजातंत्रिका समाजवादी जन राज्य के नाम से भी जाना जाता है, दैट इज सिन्हला के नाम से भी जाना जाता है। ये एक मल्टी पार्टी रिपब्लिक कंट्री है जिसमें कि यूनिकैमरल लेजिस्लेचर प्रेजेंट है, ठीक है, दैट मीन्स एक ही हाउस होगा, ठीक है। जैसे हमारे इंडिया में क्या है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है कि नहीं, लोकसभा है, राज्यसभा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक ही सभा होगा, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, ठीक है। ये देखिए श्रीलंका का पॉलिटिकल मैप है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देखना है, आगे बढ़ना है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या है श्रीलंका का, सिन्हला और तमिल, ठीक है। पाक स्टेट क्या है, तो श्रीलंका जो है आइलैंड कंट्री है, पता है ना, द्वीप है, और ये इंडियन ओशन में लोकेटेड है। तो श्रीलंका इंडियन ओशन से, सॉरी, इंडियन पेनिनसुला से सेपरेटेड है पाक स्टेट से। स्टेट का मतलब क्या होता है, एक नैरो वाटर बॉडी, ठीक है, जो कि दो बड़े बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये नैरो वाटर बॉडी भी हो सकता है या एक नैरो लैंड मास भी हो सकता है, ठीक है, जो कि दो बड़े बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है। तो ये पाक स्टेट जो है एक नैरो वाटर बॉडी है जो कि कनेक्ट कर रहा है किसको, जो कि कनेक्ट कर रहा है किसको, इंडियन टेरिटरी के तमिलनाडु स्टेट को श्रीलंका के साथ। क्लियर। यहाँ पाक स्टेट जो है वो बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन को कनेक्ट कर रहा है। क्लियर हो गया। और लैंड मास की बात करें तो बता दिया, तमिलनाडु और श्रीलंका। क्लियर। हाईएस्ट माउंटेन पीक श्रीलंका का कौन सा है, तो ये है पिडुरु तालागाला। क्लियर, सॉरी प्रोनाउंसिएशन ठीक से हो नहीं रहा है, ठीक है, पिडुरु तालागाला, ठीक है, ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है। और दूसरा है एडम्स पीक। जियोलॉजिकली अगर हम देखें तो श्रीलंका क्या है, श्रीलंका का द्वीप और कुछ नहीं बल्कि इंडिया का जो डेक्कन पेनिनसुला है उसका एक एक्सटेंशन है, ठीक है, बढ़ा हुआ पार्ट है, जिसमें जो कि हार्ड क्रिस्टलाइन रॉक से बना है, जिसमें कि ग्रेनाइट आ गया, गेनीज आ गया, ठीक है, खोंडेलाइट आ गया, क्वार्जाइट आ गया। क्लियर। अब इसका हम नेचुरल वेजिटेशन अगर देखें श्रीलंका का, तो इसके लो लैंड में, ठीक है, अब श्रीलंका में भी दो तरह का लैंड हो गया ना, एक लो लैंड और दूसरा हाई लैंड, ठीक है। तो लो लैंड की बात करें तो उसमें ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट डोमिनेट करता है, जबकि हाईलैंड्स में जो है वो सब माउंटेन और माउंटेन एवरग्रीन फॉरेस्ट रहता है। क्लियर। और जो ड्राई जोन है, ठीक है, ड्राई जोन मतलब जहां पे रेनफॉल बहुत ही कम होता है, वहां पे ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट और मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट डोमिनेट करता है, ठीक है। श्रीलंका में जाफना पेनिनसुला बहुत ही फेमस है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि जाफना पेनिनसुला इज रिलेटेड विथ, ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो ये हो गया, जाफना पेनिनसुला श्रीलंका से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें एथनिक ग्रुप्स क्या क्या है, तो 4 तरह के एथनिक ग्रुप्स जो है वो पाए जाते हैं यहाँ पे। सबसे ज्यादा है सिन्हलीज है, ठीक है, फिर है श्रीलंकन तमिल, फिर श्रीलंकन मूर्स, और नेक्स्ट है लास्ट इंडियन तमिल्स। रिलीजन की बात करें तो यहाँ पे बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, रोमन कैथलिक सभी पाए जाते हैं, ठीक है। आए दिन करंट अफेयर में ये न्यूज आते रहता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है वो कौन सा है, तो मित्र शक्ति, ठीक है। नेक्स्ट है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में ही है, ठीक है, ये एक आर्चीपेलागो है, दैट मीन्स ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, बहुत सारी द्वीपों का समूह है ये, और ये इक्वेटर के अक्रॉस लाई करता है, ठीक है। अब इसको पहले इंडियन आर्चीपेलागो के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मिनिस्ट्री फॉर मैरीटाइम अफेयर्स के हिसाब से इंडोनेशिया इज कंपोज्ड ऑफ 17,508 आइलैंड्स, ठीक है। यहाँ पे कितने सारे द्वीप हैं, तो 17,508 आइलैंड्स, ठीक है। ये देखो इंडोनेशिया का पॉलिटिकल मैप है, ठीक है, देख लिया, आगे बढ़ते हैं। मेजर आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया क्या क्या है, तो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया है, ठीक है। सुंडा आइलैंड्स, मालाकू आइलैंड्स, न्यू गिनिया आइलैंड्स। सुंडा आइलैंड्स में कौन कौन सा आइलैंड्स आ गए, तो ग्रेटर सुंडा, लेसर सुंडा, सुमात्रा,
जावा, बोर्नियो और सुलावेसी। दूसरा हो गया मालाकू आइलैंड्स, इसमें आ गया मोलुकस, ठीक है। तीसरा आ गया न्यू गिनिया। न्यू गिनिया में जो है पापुआ आइलैंड आ गया, वेस्ट पापुआ आइलैंड आ गया और पापुआ न्यू गिनिया आइलैंड आ गया, ठीक है। ये सभी आइलैंड अलग अलग हैं, माइंडेड, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट बॉर्डरिंग कंट्रीज क्या क्या हुए, तो इंडोनेशिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज हुए मलेशिया, पापुआ न्यू गिनिया और तिमोर लेस्ते, ठीक है। करंट अफेयर में तिमोर लेस्ते आजकल बहुत चर्चा में है, देखना है, ठीक है। यहाँ पे एक्टिव वोल्केनोज क्या क्या है, कौन कौन से, माउंटेन एगुंग, माउंटेन ब्रोमो और माउंट मेरापी, ठीक है। करंट अफेयर्स में ये भी काफी चर्चाएं में रहती है, ठीक है, कि माउंट मेरापी जो है अभी बर्स्ट हुआ था, ठीक है। तो बताइए कि ये किस कंट्री में है, तो इंडोनेशिया में, क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ का कैपिटल कौन सा है, तो इंडोनेशिया का पुराना कैपिटल जकार्ता हुआ करता था, 2019 में ये चेंज होकर ईस्ट कैलिमेंटन प्रोविंस में चला गया, जो कि बोर्नियो आइलैंड पे है, ठीक है। इंडोनेशिया में अगर वेजिटेशन की बात करें तो ये श्रीलंका की तरह रेन फॉरेस्ट, माफ कीजिएगा, श्रीलंका में रेन फॉरेस्ट नहीं बल्कि एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते थे, ठीक है। इंडोनेशिया में रेन फॉरेस्ट काफी पाए जाते हैं। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड की रैंकिंग में इंडोनेशिया का रैंकिंग 3rd है, ठीक है, रेन फॉरेस्ट में, ठीक है, आफ्टर अमेजन एंड कॉन्गो बेसिन। अमेजन बेसिन नंबर 1 है, कॉन्गो बेसिन नंबर 2 है, नंबर 3 इंडोनेशिया का रेन फॉरेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं मलेशिया। मलेशिया क्या है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाला देश है, ठीक है। यहाँ पे अभी भी राजा रानी वाला कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। ये भी साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड है, जो कि नॉर्थ ऑफ इक्वेटर में पाया जाता है, ठीक है। अब मलेशिया को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पेनिनसुलर मलेशिया, जिसको कि वेस्ट मलेशिया भी कहते हैं, दूसरा हो गया मलेशिया तिमूर, जिसको ईस्ट मलेशिया कहते हैं, ठीक है। अब ये पश्चिमी मलेशिया जो है वो मलाया पेनिनसुला पे लोकेटेड है, ठीक है, जो कि एक जिसको कि इंडो चाइना पेनिनसुलर एक्सटेंशन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। कहा जाता है कि ये मलाया पेनिनसुला जो है वो इंडिया और चाइना का पेनिनसुलर का एक्सटेंशन है, ठीक है, बढ़ा हुआ भाग है। जबकि पूर्वी मलेशिया जो है वो बोर्नियो आइलैंड पे लोकेटेड है, ठीक है, याद रखना है। मलेशिया का राजधानी कुआलालंपुर है, ठीक है, जहां पेट्रोनस टावर है, क्लियर। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर क्या है इसका, तो पुत्राजाया, ठीक है। बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं मलेशिया का, तो ब्रूनी, इंडोनेशिया और थाईलैंड, 3 बॉर्डरिंग कंट्रीज है, ब्रूनी, इंडोनेशिया और थाईलैंड, ठीक है, BIT। नेक्स्ट हाईएस्ट एलिवेशन क्या है, गुनुंग किनाबालू, ठीक है। मलेशिया का सबसे ऊंचाई जगह कौन सा है, तो गुनुंग किनाबालू, ठीक है। ये माउंटेन पीक है, 4095 मीटर ऊंचा। नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो मलेशिया का कैरेक्टरिस्टिक वेजिटेशन क्या है, डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। इसमें जो है वेजिटेशन 3 जोन्स में डिवाइडेड है। पहला टाइडल स्वैम्प फॉरेस्ट, ठीक है, एक दलदली फॉरेस्ट एरिया है ये, ठीक है, जो कि टाइडल हो गया ना तो मतलब समुद्र के किनारे होगा। नेक्स्ट फ्रेश वाटर और पीट स्वैम्प फॉरेस्ट, ठीक है, ये लो लाइंग कोस्टल प्लेन्स में मौजूद होते हैं। तीसरा सब माउंटेन और माउंटेन फॉरेस्ट्स, जिसको क्लाउड फॉरेस्ट्स के नाम से भी जाना जाता है, ये हायर एरियाज में पाए जाते हैं, ठीक है। याद आया, सब माउंटेन और माउंटेन फॉरेस्ट कहाँ हम लोग पढ़े थे, तो श्रीलंका के वेजिटेशन में, क्लियर। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम लोग जापान पे, ठीक है। ये भी एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है, 2400 किलोमीटर लंबा, ठीक है। इसमें 4 मेजर आइलैंड्स पाए जाते हैं, होकाइडू, हॉन्शू, शिकोको और क्यूशू, ठीक है। ये PYQ क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, अगर आप लोग को याद हो तो BPSC ने इसमें क्वेश्चन पूछ चुका है इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पर भी राजा रानी वाला कॉन्सेप्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, और कैपिटल ऑफ जापान क्या है, टोक्यो है, जो कि कहाँ लोकेटेड है, तो होन्शू में, ठीक है, होन्शू आइलैंड पे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ जापान कौन सा है, माउंट फूजी, ठीक है। करंट अफेयर का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है माउंट फूजी, जो कि बहुत ही वोल्केनिक, हाईली एक्टिव वोल्केनिक नेचर का होता है, ठीक है। और ये कितना मीटर है, इसको जरूरत नहीं है याद करना इसका एलिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट जापान जो है वो उसका सराउंडिंग बाउंड्री क्या क्या है देखते हैं। पश्चिम से जो है सी ऑफ जापान से घिरा हुआ है, यहाँ पे ला पेरोजी स्ट्रेट है, ठीक है, जो कि सेपरेट करता है रशिया, ठीक है, और सैखलिन आइलैंड को, ठीक है। और सी ऑफ ओखोतस्क है, ठीक है,
और नॉर्थ ईस्ट में कुरिल आइलैंड है। ठीक है, ये सब का बस नाम याद रखना है और कुछ नहीं। कि जापान के आसपास जो है एक सी ऑफ जापान है, दूसरा ला पेरोज स्ट्रेट है, सैखलिन आइलैंड है, सी ऑफ ओखोत्स्क है, कुरिल आइलैंड्स है। ठीक है, ये सभी जो है जापान से जुड़े हुए हैं। ठीक है, हाँ, और एक ईस्ट चाइना सी भी है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो माउंटेनस टोपोग्राफी है, ठीक है, वो फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स यानी भूकंप और ज्वालामुखी वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण बने। किस समय में? तो क्वाटरनरी पीरियड में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लेक बीवा जो है ये लार्जेस्ट लेक है जापान का। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भी जो है होन्शु पे ही प्रेजेंट है। हो सकता है ये हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अभी पूछा था आइलैंड के बारे में। ठीक है, तो हो सकता है अब लार्जेस्ट लेक ऑफ जापान पूछ दे। क्या है? तो लेक बीवा कहाँ पे है लोकेशन? तो होन्शु पे। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे एक ब्लैक सॉइल्स पाए जाते हैं, काली मिट्टी, जिसको क्या कहते हैं? कुरोबोकू सॉइल्स। ठीक है, कुरोबोकू सॉइल्स, ब्लैक सॉइल्स रिलेटेड टू जापान। ठीक है, नेक्स्ट, जापान का क्लाइमेट कैसा है? मॉनसूनल, बिल्कुल इंडिया की तरह। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे किस तरह के साइक्लोन्स आते हैं? तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, इसको टाइफून्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, कोल्ड ओशियू कुरिल करंट। ठीक है, अब देखो ये ओशन करंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग सेपरेट टॉपिक्स में कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, ट्रिक्स के साथ। ठीक है, कुछ वार्म करंट्स होते हैं, कुछ कोल्ड करंट्स होते हैं। ठीक है, उसका नाम याद रखना है बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जापान से रिलेटेड है दो करंट। कौन कौन सा? एक कोल्ड ओशियो दैट इज कुरिल करंट, और दूसरा है वार्म करंट दैट इज कुरोशियो। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ये जो कोल्ड ओशियो दैट इज कुरिल करंट है वो ट्रेवल करता है साउथ ईस्टवर्ड फ्रॉम द बेरिंग सी। बेरिंग सी से ये करंट निकलता है, ट्रेवल करता है ईस्ट की तरफ, और होकाइडो और होन्शु में पहुंचता है, जहां पे इसका पानी जो है वो ये ठंडा पानी था, तो ये यहाँ पे जो है वो गर्म पानी। ठीक है, गर्म करंट दैट इज कुरोशियो वार्म करंट से मिलता है। ठीक है, अब क्या होगा? गर्म और ठंडा मिलेगा तो वहां पे एक डेंस सी फॉग्स जो है वो उत्पन्न करता है। ठीक है, पैदा करता है। गर्मी में भी यहाँ कुहासा वाला एक माहौल देखने को मिलता है, स्पेशली कहाँ? होकाइडो के पास। क्यों? क्योंकि होकाइडो के पास ही जो है ना इस दोनों करंट का मिलन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन की अगर हम बात करें तो कुछ मैंग्रोव स्वैम्प्स है। ठीक है, दलदली मैंग्रोव्स है। कुछ जो है लॉरी फॉरेस्ट जोन है, जो कि होन्शु में पाया जाता है, जिसमें कि एवरग्रीन ब्रॉड लिव ट्रीज पाए जाते हैं। और क्यूशु में जो है एवरग्रीन जोन जो है वो पूरी तरह से पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे हाइट जो है एलिवेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, 1000 मीटर के करीब यानी 3300 फीट के ऊपर यहाँ पे हाइट है, इसीलिए एवरग्रीन जोन जो है यहाँ पे फॉरेस्ट जोन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पॉपुलेशन। कभी कभार जापान का टोटल पॉपुलेशन पूछ लेता है। ठीक है, आप लोग गूगल से सर्च करके इसका लेटेस्ट अपडेट लिख लेना। ठीक है, अब एथनिक ग्रुप्स देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे जापानीज बोलने वाले, चाइनीज बोलने वाले और कोरियन। ठीक है, और कुछ अदर्स भी हैं। तो मुख्य रूप से ये 3 एथनिक ग्रुप्स पाए जाते हैं जापान में। ठीक है, तो यहाँ पे जापान खत्म होता है। नेक्स्ट, लेट अस सी चाइना। ठीक है, चाइना को ऑफिशियली पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जानते हैं। ठीक है, चाइना जो है वो लार्जेस्ट एरिया और पॉपुलेशन कवर करता है अमंग ऑल एशियन कंट्रीज। ठीक है, तो एशिया में सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है एरिया और पॉपुलेशन के मामले में? वो है चाइना। ठीक है, यहाँ पे चाइना का पॉलिटिकल मैप दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चाइना हैज 33 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। ठीक है, जो कि डायरेक्टली अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। ठीक है, और ताइवान का जो प्रोविंस है वो अपना उसका एक अलग सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन है। कब से? 1949 से। ठीक है, 1949 से एज रिपब्लिक ऑफ चाइना के रूप में। ठीक है, उससे पहले ये चाइना के डायरेक्ट कंट्रोल में था, लेकिन 1949 के बाद जो है वो एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चलाने लगा। ठीक है, अब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से 22 प्रोविंसेस हैं। ठीक है, प्लस ताइवान या रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी में 5 ऑटोनोमस रीजन्स हैं। नेक्स्ट में 4 डायरेक्टली कंट्रोल म्यूनिसिपैलिटीज हैं और 2 सेल्फ गवर्निंग सेल्फ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स हैं। ठीक है, जिसमें मकाऊ और हांगकांग आ गए। ठीक है, तो मकाऊ और हांगकांग जो है वो क्या है? सेल्फ गवर्निंग। ठीक है, यहाँ पे खुद का उनका गवर्नेंस चलता है। ठीक है, तो ये हांगकांग वाला क्वेश्चन जो है ये पूछा हुआ है। ठीक है, ये एक PYQ है। नेक्स्ट, चाइना का कैपिटल क्या है? बीजिंग।
बीजिंग को ही पेकिंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये जो है कल्चरल, इकोनॉमिक एज वेल एज कम्युनिकेशन सेंटर है चाइना का, ठीक है। संघाई मेजर इंडस्ट्रियल सिटी है, ठीक है, बहुत ही इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है इस शहर का, संघाई। और हांगकांग जो है वो कमर्शियल सेंटर और पोर्ट के लिए जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है कॉमर्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ होते हैं और बंदरगाह के लिए जाना जाता है, ठीक है। अब चाइना का बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सा है देखते हैं। कंट्री इज़ बॉर्डर्ड बाय मंगोलिया टू द नॉर्थ, ठीक है, उत्तर से मंगोलिया है। रशिया एंड नॉर्थ कोरिया टू द नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्वी से रशिया और नॉर्थ कोरिया है। येलो सी एंड ईस्ट चाइना सी टू द ईस्ट, पूर्वी से समुद्रों ने घेर रखा है येलो सी और ईस्ट चाइना सी के नाम से। साउथ चाइना सी टू साउथ ईस्ट, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी से साउथ चाइना सी ने घेर रखा है। वियतनाम, लाओस, म्यांमार, इंडिया, भूटान एंड नेपाल टू द साउथ, ठीक है, दक्षिण से ये सभी कंट्रीज ने घेर रखा है, ठीक है, जिसमें कि अपना इंडिया भी आता है। एंड पाकिस्तान टू द साउथ वेस्ट, ठीक है, पाकिस्तान जो है वो दक्षिणी पश्चिमी तरफ से घेरे रखा है। और अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान एंड कजाकिस्तान टू द वेस्ट, ठीक है, ये सभी कंट्रीज ने पश्चिमी से चाइना को बॉर्डरिंग किया है। क्लियर। चाइना का क्लाइमेट की बात करें तो ये ट्रॉपिकल और सब आर्कटिक क्लाइमेट है, ठीक है, दक्षिणी में ट्रॉपिकल क्लाइमेट और नॉर्थ में, उत्तरी में सब आर्कटिक क्लाइमेट, ठीक है। हाईएस्ट एलिवेशन चाइना का कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है वो साइनो नेपालीज बॉर्डर पे सिचुएटेड है, मतलब चाइना और नेपाल के बॉर्डर पे सिचुएटेड है। चाइना का लोएस्ट पॉइंट है तरपन पेंडी, ठीक है, बस नाम ध्यान में रखना है। कुनलुन माउंटेन्स जो है ये भी जो है चाइना से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है, लार्जेस्ट केव चैम्बर इन वर्ल्ड इज मियाओ रूम ऑफ गेबीही केव सिस्टम इन चाइना एट चुआनडोंग नेशनल पार्क। बस ध्यान में रखना है कि लार्जेस्ट केव चैम्बर पूरे वर्ल्ड का कहाँ है, मियाओ रूम है, जो कि चाइना के चुआनडोंग नेशनल पार्क में सिचुएटेड है, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज पाए जाते हैं जो कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रखते हैं, जैसे कि वार्निश ट्री, स्टार एनीज, ग्लॉसी प्रीवेट, ठीक है, ये सब बहुत ही यूनिक नाम है ट्रीज के, याद रखना। इस तरह के नाम अगर एग्जामिनेशन में दिखें तो ये कहाँ से रिलेटेड है, चाइना से, ठीक है। एक करंट अफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आया था कुछ सालों पहले एशियन टी अलायंस के बारे में, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक यूनियन है 5 ट्री ग्रोइंग रीजन और कंज्यूमिंग कंट्रीज का, ठीक है, जिसमें इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, श्रीलंका और जापान आता है, ठीक है। तो इसको जो है चाइना में ही लॉन्च किया गया था, इसीलिए ये काफी न्यूज में था। नेक्स्ट देखते हैं सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया एक डेजर्ट कंट्री है, क्लियर, ठीक है। ये जो है अरेबियन पेनिनसुला, रेड सी और पर्शियन गल्फ से घिरा हुआ एक मरुभूमि देश है। ज्योग्राफिकली सऊदी अरेबिया जो है वो लार्जेस्ट सॉवरिन स्टेट है मिडिल ईस्ट में, ठीक है। और इसका बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सा है, तो ध्यान से इसको विजुलाइज करके रखना है, ठीक है। सऊदी अरेबिया इज बॉर्डर्ड बाय जॉर्डन एंड इराक टू द नॉर्थ, ठीक है, उत्तर से जॉर्डन और इराक है। कुवैत टू द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, कतर, बहरेन एंड यूएई टू द ईस्ट, ठीक है, और ओमान टू द साउथ ईस्ट एंड येमेन टू द साउथ। तो ये सब ध्यान में रखना है कि सऊदी अरेबिया के आसपास बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं। सऊदी अरेबिया इज सेपरेटेड फ्रॉम इजराइल एंड इजिप्ट, इजराइल और इजिप्ट से सऊदी अरेबिया किसके द्वारा अलग किया हुआ है, गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, गल्फ ऑफ अकाबा इज रिलेटेड टू सऊदी अरेबिया, ठीक है। इट्स ज्योग्राफी इज डोमिनेटेड बाय अरेबियन डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट पूरे सऊदी अरेबिया में फैला हुआ है, ठीक है। रूबल खाली इज द लार्जेस्ट डेजर्ट सिचुएटेड इन द साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। ये PYQ क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि रूबल खाली जो है वो डेजर्ट है कहाँ पे, तो सऊदी अरेबिया में, ठीक है। सऊदी अरेबिया के किस पोर्शन में, तो साउथ ईस्ट में। अब क्या है, यहाँ पे डेजर्ट क्लाइमेट होगा, क्लियर, वेजिटेशन भी उसी हिसाब से हो गया। प्लांट्स आर जीरोफाइटिक, मतलब जो मरुभूमि में अडेप्ट कर सके, जिसको कि कम पानी लगे, ठीक है, जो स्मॉल हर्ब्स, श्रब्स हो गए, इस तरह के प्लांट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एथनिक कॉम्पोजिशन की बात करें तो 90% यहाँ पे लोग अरब्स हैं,
10% ही अफ्रीकन एशियन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। हिजाज जो है वो मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन है सऊदी अरेबिया का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, हिजाज, ठीक है। और सऊदी अरेबिया का ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है और ये जो है इसको रैंकिंग में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम माना जाता है, ठीक है। सऊदी अरेबिया का राजधानी रियाद है, जहाँ की पहला G20 समिट हुआ था 2020 में, ठीक है। नेक्स्ट यूएई। यूएई जो है वो साउथ ईस्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला में सिचुएटेड है, जो कि ओमान और सऊदी अरेबिया को बॉर्डर किए हुए है। अब यूएई जो है वो एक फेडरेशन है 7 एमिरेट्स का, ठीक है। आइए देखते हैं कौन कौन से वो 7 एमिरेट्स हैं। एमिरेट्स को आप बेसिकली कॉमन भाषा में प्रोविंसेस के रूप में जान सकते हैं कि 7 अलग अलग प्रोविंसेस से जो है यूएई बना हुआ है, ठीक है, मिलकर। पहला है दुबई, दूसरा अबू धाबी, तीसरा शारजा, चौथा अजमान, पांचवा अल कवाई, ठीक है, छठा फुजारह और सातवां रस अल खैमा। क्लियर? तो ये सातों मिलकर यूएई कंपोज करता है, ठीक है। अब यूएई जो है वो मिडिल ईस्ट का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर सऊदी अरेबिया है, ठीक है। ये वन ऑफ द वेल्दिएस्ट कंट्री है, बहुत ही धनी मनी देश है ये, ठीक है। क्यों? तेल की वजह से, ठीक है। यहाँ पे बहुत क्या है, ऑयल रिजर्व्स और पेट्रोलियम रिजर्व्स, नेचुरल गैस, ये सब बहुत अबंडेंटली पाए जाते हैं, ठीक है। देख रहे हैं इट हैज इतना % ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल रिजर्व्स, ठीक है। हो सकता है डाटा अब चेंज हो गया हो। इंडिया रिसेंटली ग्रांटेड वीजा ऑन अराइवल फैसिलिटी टू यूएई सिटीजन्स, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स का एक पार्ट था कि इंडिया ने जो है यूएई सिटीजन्स को वीजा ऑन अराइवल फैसिलिटी ग्रांट करा था। और यूएई जो है वो इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन, WTO, अरब लीग, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल एज वेल एज अ पार्ट ऑफ एयर बबल एग्रीमेंट, ठीक है। तो यूएई जो है इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट है। यहाँ पे क्लाइमेट कैसा है? जलवायु काफ़ी हॉट और सनी है ड्यूरिंग डे एंड कोल्ड एट नाइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है। क्लियर? और यहाँ पे सबसे गर्म महीना कौन सा है? जुलाई और अगस्त है, ठीक है। और श्रब्स और बुशेस जनरली ग्रो करते हैं और जनरली यहाँ पे जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के क्रॉप्स उगाए जाते हैं, ठीक है। जैसे टमाटर हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, ठीक है, ब्रिंजल, एग प्लांट किसको कहते हैं? ब्रिंजल को। बंधा गोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, ठीक है, आम हो गया, साइट्रस फ्रूट्स जैसे ऑरेंजेस हो गए, ठीक है, खजूर हो गए। अब यूएई एथनिकली डाइवर्स है, जिसमें कि जो ग्रुप्स हैं कौन कौन सा पाए जाते हैं? इंडियंस हो गए, पाकिस्तानीज हैं, बांग्लादेशीज हैं, फिलिपिनो हैं, इमिराती हैं, ठीक है। तो ये फिलिपिनो अगर आ जाएगा कि फिलिपिनो एथनिक ग्रुप इज रिलेटेड टू, तो क्या बोलोगे आंसर में? यूएई, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब कुछ इन्फॉर्मेशन यमन के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अब यमन जो है वो साउथ अरेबियन पेनिनसुला में सिचुएटेड है। क्लियर है? ये सदर्न मोस्ट कंट्री ऑफ द मिडिल ईस्ट है, सबसे दक्षिण जो देश है यमन है, ठीक है। ये सऊदी अरेबिया ओमान से घिरा हुआ है। और यमन से जुड़ा एक टर्म है शमल। शमल क्या है? एक हॉट डस्ट लेडन विंड है, ठीक है, एक हवा का नाम है, ठीक है, जो कि गर्म हवा है, ठीक है। और ये जनरली स्प्रिंग में ब्लो करता है और समर पीरियड में फ्रॉम मार्च टिल अगस्त। सोरघम मोस्ट कॉमन क्रॉप यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। इसमें भी जो है नेचुरल गैस और ऑयल रिजर्व्स का काफ़ी अच्छा खासा रिजर्व्स पाया जाता है, ठीक है, मिलता है। नेक्स्ट है ओमान। ओमान भी एक अरब कंट्री है, ठीक है, साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला में, जो कि जिसको बॉर्डर कौन कौन करता है? सऊदी अरेबिया, येमेन और यूएई। क्लियर? ये भी जो है साउथ इसका यूएई की तरह जो है मेंबर है यूनाइटेड नेशन का, अरब लीग का, GCC, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, ठीक है, OIC, एंड इट हैज सीजेबल ऑयल रिजर्व्स, ठीक है। इसका राजधानी कौन सा है? मस्कट, ठीक है। और यहाँ पे ओमान से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अफलाज। ये जो टर्म अफलाज है ना, ये क्या है? ये एक एंशियंट वाटर इरिगेशन सिस्टम है जो कि ओमान में यूज किया जाता है और इसको 2006 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर करा था, ठीक है। नेक्स्ट कतर। स्टेट ऑफ कतर जो है ये एक पेनिनसुला है, ठीक है। कतर एक पेनिनसुला है जो कि अरेबियन गल्फ में लोकेटेड है और इसमें बहुत सारे आइलैंड्स पाए जाते हैं, द्वीप पाए जाते हैं, ठीक है। ये खुद पेनिनसुला है और यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ लार्जेस्ट आइलैंड्स हैं हलुल, श्रावो और अल आलिया, ठीक है।
और ये अपना बॉर्डर शेयर करता है सऊदी अरेबिया के साथ, बहरीन, यूएई और ईरान के साथ। क्लियर है। डेजर्ट क्लाइमेट है यहाँ पे, ठीक है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रिजर्व्स पाए जाते हैं। करीब 70% जो है गवर्नमेंट का रेवेन्यू पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से ही आता है, और 85% ये बाहर के देशों में भेजता है। क्लियर है। सोचो कितना अबंडेंटली यहाँ पे ऐसे रिजर्व्स पाए जाते हैं ऑयल और नेचुरल गैस के। अब कतर से जुड़ा हुआ एक टर्म है कफाला, ठीक है। कफाला क्या है? तो कफाला एक एग्जिट वीजा सिस्टम है। ये एक सिस्टम है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे कि माइग्रेंट लेबरर्स को रेगुलेट किया जा सके, मॉनिटर किया जा सके, ठीक है। जो भी ये सभी लेबरर्स जो हैं डोमेस्टिक सेक्टर्स, कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में काम करने आते हैं बाहर से, ठीक है, माइग्रेट होके और वो काम करते रहते हैं इन अरब देशों में, बहरीन, इराक, जोर्दान, लेबनान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई में, ठीक है। तो इस सिस्टम, इस कफाला सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है ना, सभी स्किल लेबरर्स को एक कंट्री स्पॉन्सरशिप की जरूरत होती है, जो कि उनके वीजा और लीगल स्टेटस के लिए जिम्मेदारी लेगा, ठीक है। तो ये सिस्टम को कतर ने जो है 2020 में अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। नेक्स्ट है कुवैत। अब कुवैत जो है ये एक सॉवरिन अरब स्टेट है, ठीक है, जो कि अरेबियन पेनिनसुला में सिचुएटेड है, वेस्ट एशिया में, ठीक है। इसका बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सा है? सऊदी अरेबिया, ठीक है, टू द साउथ, अल खाफिजी एंड इराक टू द नॉर्थ, ठीक है। अब इसका क्लाइमेट जो कैसा है? ड्राई डेजर्ट है। सैंडस्टॉर्म्स तो यहाँ पे कॉमन है ही, ठीक है, क्योंकि डेजर्ट वाला इलाका है, डेजर्ट कंट्री है। यहाँ पे पानी की बहुत किल्लत है, ठीक है। तेल भरा पड़ा है लेकिन पानी की बहुत ही किल्लत है। करीब 75% जो पीने वाला पानी है उसे आयात किया जाता है, मतलब दूसरे देशों से मंगाया जाता है, और करीब 96%, 96% ऑफ द फूड इज इम्पोर्टेड इन कुवैत। क्लियर। तो खाना और पानी का बहुत कमी है, बस तेल ही तेल है, ठीक है। तो ऑयल इज कुवैत्स प्राइम नेचुरल रिसोर्स। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बहरीन। बहरीन जो है एक आर्चिपिलॉजी है, बिल्कुल इंडोनेशिया की तरफ। इसमें 33 द्वीप समूह मिला हुआ है, ठीक है, 33 आइलैंड से बना हुआ है ये। और बहरीन जो है वो अरेबियन गल्फ में प्रेजेंट है, सऊदी अरेबिया और कतर से घिरा हुआ है, ठीक है। इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है जबल अद दुखान, राइट, जबल अद दुखान। बहरीन का जो कैपिटल है, राजधानी है, वो है मनामा, और यही इसका लार्जेस्ट शहर भी है। ये भी जो है बहुत ही रिच है ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्शन में। क्लियर। नेक्स्ट ईरान। ईरान जो है वो कैस्पियन सी, उत्तर में कैस्पियन सी से दक्षिण में पर्शियन गल्फ तक फैला हुआ है। इसका बॉर्डरिंग कंट्रीज है आर्मेनिया, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान इन द नॉर्थ, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान ऑन द ईस्ट, ठीक है, एंड इराक एंड तुर्की इन द वेस्ट, ठीक है। इराक और तुर्की जो है वेस्ट में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान पूरब में, और नॉर्थ में आर्मेनिया, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान। ये इंपॉर्टेंट है इसका बॉर्डरिंग कंट्रीज, सो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ईरान जो है उसमें माउंटेन्स भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। एल्बर्ज माउंटेन्स नॉर्थ में और जैगरोज माउंटेन्स वेस्ट में, ठीक है। और सेंटर और ईस्ट में प्लेटो ऑफ ईरान है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? केंद्र में और पूर्व में, ठीक है, ईरान का पठार, और पश्चिम और उत्तर में माउंटेन्स, पश्चिम में जैगरोज माउंटेन और उत्तर में एल्बर्ज माउंटेन्स। क्लियर। वेरी इंपॉर्टेंट, दश्त ए कबीर, ठीक है, ये एक टर्म है, किस चीज से रिलेटेड है? तो सॉल्टी डेजर्ट से, ठीक है। ये PYQ क्वेश्चन है, पूछा हुआ है कि दश्त ए कबीर जो है वो रिलेटेड है किस देश से? तो इसका आंसर होगा ईरान। और ये है क्या? तो ये जो है एक सैंडस्टोन और सॉल्टी डेजर्ट है, ठीक है, मतलब मरुभूमि से रिलेटेड है। ईरान का हाईएस्ट पॉइंट है माउंट दमावंद, ठीक है। क्लाइमेट कैसा है यहाँ का? जलवायु तो सब ट्रॉपिकल एरिडिटी है अरेबियन डेजर्ट के हिसाब से, और मेडिटेरियन क्लाइमेट है, ठीक है। तो थोड़ी सी नमी भी है, मतलब मरुभूमि भी है, ठीक है, और थोड़ी सी नमी भी है। जनवरी यहाँ का सबसे कोल्डेस्ट महीना है और अगस्त सबसे गर्मी का महीना है। अब यहाँ पे जो है करीब 1/10 ऑफ ईरान जो है वो जंगल वाला एरिया है, जो कि एक्सटेंसिवली कैस्पियन रीजन में पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे किस तरह का वेजिटेशन पाया जाता है? तो जैगरोज माउंटेन्स जो है वो कवर्ड है स्क्रब ओक फॉरेस्ट से, ठीक है, जहाँ पे एल्म, मैपल, वॉलनट ये सब के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ डेसिडुअस ट्रीज भी पाए जाते हैं।
ईरान एक एनर्जी सुपर पावर है और पेट्रोलियम इंडस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ प्ले करता है, ठीक है। वर्ल्ड के टॉप 3 में ईरान का जनरली नंबर रहता है नेचुरल गैस और ऑयल रिजर्व्स के मामले में। नेक्स्ट इराक की बात करें तो इराक जो है वो वेस्ट एशिया में है। इसका बॉर्डरिंग कंट्रीज है कौन कौन? तुर्की नॉर्थ से, ईरान ईस्ट से, कुवैत साउथ ईस्ट से, सऊदी अरेबिया साउथ से और जॉर्डन जो है साउथ वेस्ट और सीरिया वेस्ट से, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो है मेसोपोटामियन एलुवियन प्लेन है, जैग्रोस माउंटेन है और सीरियन डेजर्ट है, ठीक है। बस टर्म को देखते रहना। 2 मेजर रिवर्स टिग्रिस और यूफ्रेट्स जो है वो इराक में पाए जाते हैं, क्लियर। और ये ड्रेन करते हैं शत अल अरब में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिकोरिस बुश पाया जाता है इराक में, क्लियर है। और ये भी ऑयल सेक्टर से डोमिनेटेड है। नेक्स्ट सीरिया जो है एक फ्लैट डेजर्ट प्लेटो है, ठीक है। और यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट माउंट हेरमेन है, ठीक है। सीरिया के पास जो है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, जिसको कि कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है PYQ का कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो इसका सही आंसर होगा लॉन्ग हॉट एंड ड्राई समर एंड माइल्ड वेट विंटर्स, ठीक है। मतलब लंबी सूखी गर्मी और हल्की फुल्की भींगी बारिश वाली, ठीक है, विंटर्स ठंडा। डेमास्कस रीजन कहाँ है? सीरिया में, ठीक है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंट वाटर बॉडी जो सीरिया से रिलेटेड है वो है लेक असाद। अब लेक असाद जो है वो एक मैन मेड रिजर्वॉयर है, ठीक है। ये एक आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर है जो कि यूफ्रेट्स रिवर पे बनाया गया है, क्लियर। अब यहाँ पे एंटी लेबनान माउंटेन्स पाए जाते हैं जहाँ पे एल पेपो पाइन फॉरेस्ट, सीरियन फॉरेस्ट और वेलोनिया ओक नाम के जंगल पाए जाते हैं और ये सभी पेड़ पौधे यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो सीरिया से रिलेटेड है एंटी लेबनान माउंटेन्स और एल पेपो पाइन फॉरेस्ट, ठीक है, वेलोनिया ओक फॉरेस्ट, ये सभी टर्म याद रखना है रिलेट करके। नेक्स्ट है कजाकिस्तान एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, ठीक है, जिसका कुछ पार्ट एशिया में है कुछ पार्ट यूरोप में है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है, वेरी इंपॉर्टेंट और ऑलरेडी पूछ लिया हुआ है, ठीक है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है, तो कजाकिस्तान है, क्लियर। और हाल फिलहाल में ही जो है कजाकिस्तान करंट अफेयर में था, क्यों? क्योंकि उसने अपना राजधानी का नाम जो है अस्ताना से चेंज करके नूर सुल्तान रखा था, ठीक है। किसके ऑनर में? तो उसके अपने लीडर नूर सुल्तान नजरबेयव के ऑनर में, ठीक है। नेक्स्ट तुर्की। अब तुर्किश रिपब्लिक जो है वो कहाँ लोकेटेड है? ये बॉर्डर पे लोकेटेड है। किसके बॉर्डर पे? तो ओल्ड वर्ल्ड के 3 कॉन्टिनेंट्स दैट इज एशिया, अफ्रीका और यूरोप जहाँ मिलते हैं ना, ठीक है, उसी मीटिंग पॉइंट पे तुर्की का लोकेशन है, मीटिंग पॉइंट ऑफ यूरोप और एशिया, ठीक है, जिसको पहले के ज़माने में यूरेशिया के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब इसी जोग्राफिकल लोकेशन के कारण जो है जो मेन लैंड है एनाटोलिया, ठीक है, ये आजकल करंट अफेयर में न्यूज़ में है, देख लेना, ठीक है। एनातेलिया जिसको कहते हैं। तो ये जो है यहाँ पे एनाटोलिया में क्या हुआ है? मास माइग्रेशन हुआ डाइवर्स पीपल का, मतलब अलग अलग लोकेशन से जो है ना तुर्की में लोग बसने के लिए आ गए हैं, ठीक है, एनाटोलिया के मेन लैंड में। तुर्की जो है वो अपने क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी के लिए बहुत फेमस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 तरह का क्लाइमेट जलवायु पाया जाता है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, ओशियनिक क्लाइमेट और कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। तो नॉर्दर्न रीजन में ओशियनिक क्लाइमेट प्रेजेंट है, दक्षिण में टेम्परेट मेडिटेरियन क्लाइमेट और इंटीरियर ऑफ द कंट्री में कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे कोस्टल प्लेन में एक ब्रशवुड टाइप बुशेस पाए जाते हैं, इसको नाम है टैमेरिस्क। और टेरिबिंथ जो है वो क्या है? ये एक तरह का पेड़ है जो कि लो हिल कंट्री में पाए जाते हैं ऑफ द स्टेपीज, और इससे टर्पेंटाइल ऑयल निकलता है, ठीक है। और वर्म वुड जो है वो प्लेन्स में ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, T फॉर टर्की, T फॉर टैमेरिस्क, ठीक है, जो कि एक ब्रशवुड टाइप श्रब्स है, और T फॉर टेरेबिंथ, ठीक है, जो कि एक क्या है? पेड़ है, ठीक है, टर्पेंटाइल ऑयल निकलता है। और यहाँ पे स्टेपीज टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है। और अगर जानवरों में देखें तो एंटीलोप बहुत कॉमन है। नेक्स्ट, तुर्की का मेजर एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो है यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट और मिडिल ईस्ट, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन ऑलरेडी, कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल नेशन कहते किसको है? तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल नेशंस आर बेसिकली इंटर कॉन्टिनेंटल स्टेट्स which have more than one continent, ठीक है, और their overseas territories lying in more than one continent like France, ठीक है।
मतलब कोई ऐसा देश जो कि जिसका कि कोई एक टेरिटरी जो है वो एक से ज़्यादा कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि रशिया हो गया, टर्की हो गया, अजरबैजान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, ये सभी जो है वो इनका कुछ पोर्शन जो है एशिया में और कुछ पोर्शन यूरोप में पाया जाता है। इजिप्ट कुछ पोर्शन एशिया में, कुछ पोर्शन अफ्रीका में, ठीक है। तो ये सभी ट्रांस कॉन्टिनेंटल नेशन या इंटर कॉन्टिनेंटल स्टेट्स के एग्जाम्पल्स हैं, याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑलरेडी PYQ में पूछा हुआ है, ठीक है, तुर्की के बारे में। नेक्स्ट, जॉर्डन अरब कंट्री है। जॉर्डन रिवर के बैंक पे ये सिचुएटेड है, क्लियर। इसका बॉर्डरिंग कंट्रीज है सऊदी अरेबिया, इराक, सीरिया, इजराइल एंड पैलेस्टीन, ठीक है। डेड सी लोकेटेड है इसके वेस्टर्न बॉर्डर्स पे, ठीक है। पता है ना, डेड सी जो है लोएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ है, ठीक है। -431 मीटर जो है इसका डेप्थ है। राजधानी क्या है जॉर्डन का? अम्मान, ठीक है। 3 जोग्राफिकल रीजन्स है जॉर्डन के, जॉर्डन वैली, माउंटेन, हाई प्लेटोज एंड ईस्टर्न रीजन। जॉर्डन घाटी मोस्ट डिस्टिंक्टिव नेचुरल फीचर है यहाँ का, जो कि एक पार्ट बनाता है ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि जॉर्डन इज बॉर्डर्ड बाय इराक, इजराइल, सऊदी अरेबिया, सीरिया एंड वेस्ट बैंक। ये 5, ठीक है, देशों के द्वारा जॉर्डन जो है, ठीक है, ये सभी क्या है, इसका नेबरिंग कंट्रीज है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी PYQ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कि एरिया जॉर्डन जो है वो इसका बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सा है, ठीक है। इराक हो गया, इजराइल हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, सीरिया हो गया और वेस्ट बैंक हो गया। नेक्स्ट, जबल अद दमी, ठीक है, लोएस्ट पॉइंट बता चुके हैं। डेड सी है। जॉर्डन का क्लाइमेट जो है मेडिटेरेनियन है और डेजर्ट टाइप है। यहाँ पे 3 तरह के नेचुरल वेजिटेशन पाए जाते हैं, मेडिटेरेनियन, स्टेपीज एंड डेजर्ट। नेक्स्ट, यहाँ पे जो एथनिक ग्रुप्स हैं वो है बेदोइन, ठीक है। ये बेदोइन वेरी इंपॉर्टेंट है, आई थिंक किसी एग्जाम्स में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये पूछता है कि बेदोइन एथनिक ग्रुप इज रिलेटेड टू, तो इसका सही आंसर क्या होगा? जॉर्डन। उसी तरह द टर्म गल्फ ऑफ अकाबा कहाँ है? तो जॉर्डन में। नेक्स्ट, इजराइल देखते हैं। इजराइल इज द ओनली जेविश स्टेट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। इजराइल जो है पूरे विश्व में एकमात्र जीविश राज्य है, ठीक है, स्टेट है, देश है। यहाँ पे 4 जोग्राफिकल रीजन्स पाए जाते हैं। पहला है मेडिटेरेनियन कोस्टल प्लेन्स, दूसरा हिल रीजन ऑफ नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इजराइल, तीसरा ग्रेट रिफ्ट वैली, चौथा नेगेव डेजर्ट, ठीक है। नेगेव मरुभूमि जो है वो कहाँ है? तो इजराइल में। नेक्स्ट, जो प्रिंसिपल ड्रेनेज सिस्टम है इजराइल का, उसमें लेक तिब्रस और जोर्डान नदी आती है, ठीक है। और बाकी जो रिमेनिंग स्ट्रीम है वो नॉन पेरेनियल फ्लो करता है सीजनली एज वादीज, ठीक है। तो ये टर्म वादीज जो है वो रिलेटेड है किस देश से? तो इजराइल से। क्लियर हो गया। इजराइल हैज क्रॉनिक वाटर शॉर्टेज, इजराइल में पानी की बहुत बड़ी किल्लत है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है गोलन हाइट्स, ये अक्सर करंट अफेयर न्यूज में रहता है। गोलन हाइट्स जो है ये एक रॉकी प्लेटो है, ठीक है। ये क्या है? एक रॉकी पठार है ऑन द बॉर्डर बिटवीन इजराइल एंड सीरिया। इजराइल और सीरिया के बीच में जो बॉर्डर है वहीं पे गोलन हाइट्स नाम का पठार सिचुएटेड है। ये 1967 तक सीरिया का पार्ट था, लेकिन 6 दिन युद्ध के बाद 6 डे वॉर जो हुआ 1967 में, उसके बाद इजराइल ने जो है गोलन हाइट्स को कैप्चर कर लिया, ऑक्युपाई कर लिया, ठीक है। हालांकि इंडिया गोलन हाइट्स को अभी भी इजराइल का टेरिटरी नहीं मानता है, लेकिन यूएसए ने 2019 में इजराइल की सॉवरेनिटी गोलन हाइट्स पे स्वीकार कर ली थी। क्लियर, उसने हामी भर दी थी, ठीक है। इजराइल का क्लाइमेट की बात करें तो कूल रेनी विंटर होता है अक्टूबर से अप्रैल तक, और ड्राई हॉट समर होता है मई से सितंबर तक, ठीक है। नेक्स्ट, नेचुरल वेजिटेशन की बात किया जाए तो यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है, और ये एक टर्म है
केडासा ऑफ लेबनन, ठीक है। ये लेजेंडरी केडासा ऑफ लेबनन जो है ये एक तरह का पेड़ हुआ करता था, लेकिन समुद्री जहाज के बिल्डिंग, समुद्री जहाज बनने के लिए लकड़ी की जो जरूरत होती थी उसकी डिमांड पूरी करने के लिए इस केडासा ऑफ लेबनन को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाया गया, बहुत ज़्यादा इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया गया, जिसके कारण ये जो है वो अब विलुप्त हो चुका है, ठीक है। बहुत ज़्यादा विलुप्त हो चुका है और कुछ ही बचे हुए हैं। नेक्स्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है इजराइल का? तो हिब्रू, और यहाँ पे मुख्य धर्म है जीविश, ठीक है। और ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है तेल अबीब और सी ऑफ गैलीली के पास कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो इजराइल में 2 इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, तेल अबीब और सी ऑफ गैलीली। लेबनान की बात करें तो लेबनान भी कंट्री है मिडिल ईस्ट में, ठीक है। और इसका आसपास बॉर्डरिंग कौन कौन है? मेडिटेरेनियन सी है और इजराइल और सीरिया के बीच में लोकेटेड है, ठीक है। लेबनान ने 1975 से 1990 तक लगातार सिविल वॉर को विटनेस किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग धर्मों के बीच में बहुत लड़ाइयाँ चल रही थी, ठीक है। क्रिश्चियंस हो गए, ड्रूज हो गए, मुस्लिम्स हो गए, इजराइल हो गए, ठीक है। तो ये इजरायली हो गए, तो ये सब के बीच में बहुत ज़्यादा लगातार सिविल वॉर चल रहा था। लेबनान में एक वैली है जिसका नाम है बेका वैली, बेका घाटी, जिसको एल बेका भी कहते हैं, ठीक है। हाईएस्ट एलिवेशन लेबनान का क्या है? कुरनात एज सवदा, राइट। यहाँ पर क्लाइमेट कैसा है? मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट, क्लियर है। वही हॉट ड्राई समर और वेट विंटर्स। नेक्स्ट, एक टर्म है, ठीक है, लेसेस फेरे, ठीक है। लेसेस फेरे क्या है? ये एक कमर्शियल ट्रेडिशन है जो कि लेबनान से जुड़ा हुआ है, क्लियर है। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। आप देखते हैं ईस्ट तिमोर के बारे में, ठीक है। ईस्ट तिमोर को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तिमोर लेस्ते भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड है। एशिया का सबसे यंगेस्ट कंट्री इसको माना जाता है और ये ऑस्ट्रेलिया से सेपरेटेड है बाय तिमोर सी के द्वारा। पहले ये पोर्टुगीज कॉलोनी हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको पोर्टुगीज से आज़ादी मिल गई 1975 में। लेकिन बाद में ये इसके बाद इंडोनेशिया ने इसको कॉलोनाइज कर लिया, जहां से इसको 2002 में आज़ादी मिली। एशिया का ये एकमात्र कंट्री है जो कि पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, चूंकि इक्वेटर जो है वो इंडोनेशिया से पास करता है। और ये जो है लेसर सुंडा आइलैंड जो हमने इंडोनेशिया में पढ़ा था उससे ईस्टर्न मोस्ट है, ठीक है। लोकेशन में क्लाइमेट जो है ट्रॉपिकल है, हॉट और ह्यूमिड है। ज़्यादातर कंट्री जो है माउंटेनियस है। और टाटा मैलू या माउंट रेमेलू यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। तिमोर लेस्टे का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? माउंट रेमेलू या टाटा मैलू, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग एशिया खत्म कर चुके हैं। एशिया का हर एक फैक्ट, इससे आगे इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये 100% गारंटी है, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि एशिया महादेश अपने आप में ही बहुत सिर्फ एक चैप्टर ही नहीं है, बल्कि एक पतली सी, समझ लो कि एक पतली सी किताब ही है, ठीक है। क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के विभिन्न तरह के देश समाये हुए हैं, ठीक है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये लार्जेस्ट कंट्रीनेंट जो है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट बाकी 6 कॉन्टिनेंट्स देख लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अच्छे से आप लोग इसको याद कर लीजिए ध्यान से समझ के, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। थैंक यू।